रिफॉर्म, पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार। पुलिस सुधार। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग करा देता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो पहले तो फॉर्मेटिंग लिख लें। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस। पुलिस की पुलिस का संगठनात्मक संरचना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस, पुलिस का संगठनात्मक संरचना। सेकंड, सेकंड, इवोल्यूशन ऑफ पुलिस, इवोल्यूशन ऑफ पुलिस एंड इट्स रोल, एंड इट्स रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड इट्स रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पुलिस का उद्भव, पुलिस का उद्भव और परिस्थितियों के अनुसार, और परिस्थितियों के अनुसार पुलिस की बदलती भूमिकाएं, और परिस्थितियों के अनुसार पुलिस की बदलती भूमिकाएं। अगला, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज एक्सप्रेस्ड बाय द पुलिस, डिफिकल्टीज एक्सप्रेस्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ, पुलिस के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ। अगला, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग इन पुलिस फंक्शनिंग, एग्जिस्टिंग इन पुलिस फंक्शनिंग। पुलिस की कार्यप्रणाली में विद्यमान समस्याएं, पुलिस की कार्यप्रणाली में विद्यमान समस्याएं। अगला, कोर प्रिंसिपल फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस सुधारों के लिए, पुलिस सुधारों के लिए आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत। अगला, स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट पुलिसिंग। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही लिखना हिंदी में, स्मार्ट पुलिस बस। और स्मार्ट शब्द को कैपिटल लेटर में लिखिएगा, SMART। हिंदी वाले बच्चे भी इसको कैपिटल लेटर में लिखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है एक जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस में दिया था, मतलब DGP का सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने दिया था। तो वहां पर स्मार्ट को कैपिटल लेटर में लिखना, उसका एक मतलब है, बताऊंगा। ठीक है। अगला, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। ठीक है। क्लियर हो गया। ये इतना टॉपिक है इसमें। अब देखिए, समझ लें इसको। एक्चुअली है क्या, भारत में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें आम जनता की एक समस्या सबसे ज़्यादा है। ये आम जनता की सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस जो है उनकी सुनवाई नहीं करती है, या पुलिस उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करती है, या पुलिस उनकी FIR नहीं लिखती है, या पुलिस उनके साथ टॉर्चर करती है या उनको मारती है। तो हम जब तक किसी चीज़ को बेसिकली समझ लेंगे नहीं कि पुलिस के साथ समस्याएं क्या हैं और पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं, या आम जनता के साथ समस्याएं क्या हैं या आम जनता ऐसा क्यों करती है, जब तक हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे। हम सिर्फ एक आरोप लगा सकते हैं कि पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, लेकिन टॉर्चर करते हैं तो टॉर्चर करने की पीछे कोई ना कोई वजह होगी। जब तक वो वजह हम समझेंगे नहीं, तब तक दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ, संगठनात्मक संरचना समझा दे रहा हूँ कि पुलिस के साथ है क्या।
फिर उसके बाद एक एक करके शुरू करता हूँ, ठीक है। आ जाए। एक्चुअली पहले समझना आज़ादी से पहले का कहानी, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब ब्रिटिश काल में पुलिस का स्ट्रक्चर क्या था। तो ब्रिटिश काल में जो पुलिस है, स्टेट की जो पुलिस होती थी, उसका हेड हेड आईजी होता था, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, इसको बोलते थे, हिंदी में बोलते थे पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है। और स्टेट जो था वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा होता था, जिले में बटा होता था। और हर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जो था वो एसपी होता था। ठीक है। नेक्स्ट। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पुलिस स्टेशन होते थे या थाने होते थे। आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। और थानों का इंचार्ज जो था वो दारोगा था। अंग्रेज उसको दरोगा ही बोलते थे। तो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं तो अंग्रेज दरोगा ही बोलते थे। ये सब इंस्पेक्टर वगैरह तो ये बाद में बात आई है, ठीक है। और दरोगा पूरा थाना चलाता था, और दरोगा को थाने चलाने में सपोर्ट देने के लिए कांस्टेबल होते थे। कांस्टेबल, हिंदी में कांस्टेबल को आरक्षी बोलते हैं। आज़ादी से पहले पुलिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिर्फ इतना था बस। सबसे ऊपर आईजी होता था, मतलब ऐसे समझो यूपी को या बिहार को आईजी चलाता था। और डिस्ट्रिक्ट होते थे बहुत सारे, मतलब डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा तो होते नहीं थे। आज जैसे अगर यूपी में 75 हैं तो उस वक्त कितने थे, 20-25 जिले होंगे, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट का जो एक हेड होता था उसे एसपी कहते थे। और एसपी चलाता था पूरे जिले को। और जिले में 2 4 5 6 थाने होते थे। थाने बहुत कम होते थे पहले, जनसंख्या ही नहीं थी इतनी। तो थाने मान लो 5 हैं, तो हर थाने का इंचार्ज जो था वो दरोगा था। ठीक है। और दरोगा की मदद करने के लिए 10-12 कांस्टेबल होते थे, नेकर पहन के घूमते थे। देखा होगा तुमने पुराने जमानों में। पुराने जमाने में होता क्या था, नेकर ही होता था उनकी ड्रेस, नेकर और शर्ट। ये पुलिस का मेनली सिस्टम था। अब क्या हुआ वर्तमान में देखते हैं, आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत में जनसंख्या बढ़ी है। तो चूंकि जनसंख्या बढ़ी है तो लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं तो चोरी डकैती भी बढ़ी है। तो चोरी डकैती बढ़ी है तो पुलिस के स्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ गया। अब आज की डेट में क्या है, आज की डेट में जो स्टेट होता है उस स्टेट का हेड डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और डीजीपी की सहायता करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, एडीजी होता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? ठीक है। मतलब चूंकि मान लो इतना बड़ा यूपी है, तो उत्तर प्रदेश को अकेला डीजीपी नहीं चला पाएगा। तो डीजीपी की मदद करने के लिए एडीजी होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो डीजीपी को पूरा यूपी चलाना है, मान लो किसी शहर में कोई घटना घट गई, तो उस घटना में अब डीजीपी नहीं पहुंच पाएगा, तो डीजीपी कहता है आप इस वाली घटना को देख लो जाके। ठीक है। तो ये इसको असिस्ट करने के लिए होता है, मतलब सहायता करने के लिए होता है। अब स्टेट को फिर बहुत सारे जोन में बांटा जाता है, जोन में बांटा जाता है। हर जोन का इंचार्ज आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल। अब देखना, तुलना करना, पहले जो आईजी था वो किसका हेड था, स्टेट का। अब आईजी जो है वो अब किसका हेड है, जोन का। अब जोन के अंडर में बहुत सारी रेंज होती हैं, और हर रेंज का इंचार्ज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होता है, डीआईजी। हिंदी में बोलूँ क्या इनकी, तो हिंदी में ज़्यादा मतलब, क्योंकि ये इंग्लिश में ही फेमस है, लेकिन हिंदी मतलब मैं पूरा बता दूंगा, अभी रुक जाओ, है ना। पूरा का पूरा खोल दूंगा, लेकिन अभी पहले लिख दूंगा एक बार, है ना। हर रेंज का इंचार्ज डीआईजी होता है। आईजी को हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक, डीजीपी को बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, और डीआईजी है तो उप पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, वो उप लगाते रहना बस। और हर डिस्ट्रिक्ट होता है फिर, मतलब रेंज के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं, जिले होते हैं। और हर जिले का इंचार्ज या तो एसपी होता है या एसएसपी होता है। अब आप कहोगे ये क्या चक्कर है। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट छोटा होगा, छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा तो एसपी होगा, और डिस्ट्रिक्ट बड़ा होगा तो एसएसपी होगा। जैसे अगर हाथरस छोटा जिला है, ठीक है, तो एसपी है। मुरैना छोटा जिला है तो एसपी है। ठीक है। अब आगरा, आगरा तो कमिश्नरी सिस्टम बन गया, ठीक है। जैसे दूसरा मान लेते हैं, आप कोई और ले लो, मथुरा जो है बड़ा जिला है तो एसएसपी होता है। ऐसे ग्वालियर बड़ा जिला है तो एसएसपी होता है। ठीक है। अगला आ जाए। लेकिन अब एक पंगा है यहाँ पर, देखो, अगर डिस्ट्रिक्ट छोटा है तो एक ही एसपी है, वो अकेला जिला चला लेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो एसएसपी होगा, और एसएसपी के अंडर में फिर छोटे छोटे 2-3 एसपी होते हैं। जैसे एसपी क्राइम, एसपी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी ईस्ट, एसपी वेस्ट, एसपी सिटी, एसपी नगर, या एसपी रूरल एरिया, एसपी देहात। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब अगर एसपी छोटा जिला है तो एसपी अकेला ही है, वही वही पूरे को संभाल लिया, कितनी जनसंख्या, 15-16 लाख होगी। अब बड़ा जिला है जैसे ग्वालियर जैसा, तो ग्वालियर में क्या है, चक्कर क्या है, क्या मथुरा जैसा, तो मथुरा में एक एसपी सिटी होगा जो शहर के थाने चलाएगा। एक एसपी रूरल एरिया होगा जो गांव के जहाँ थानों को देगा, देहात के थानों को देखेगा। बात समझ आ गई या तो नहीं आई? अब आइए, इसको इधर से हटा दे रहा हूँ। अगला,
अब डिस्ट्रिक्ट को फिर उसके बाद बहुत सारी सब डिवीजन में बांटा जाता है, सब डिवीजन, उपमंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। और सब डिवीजन का हेड एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इसको बोलते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक, ठीक है। सब डिवीजन को फिर बहुत सारे सर्किल में बांटा जाता है और हर सर्किल का इंचार्ज डेप्टी एसपी होता है, डीवाईएसपी, या इसी को कुछ राज्यों में सीओ भी बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऊपर कर लेते हैं। अब सर्किल के अंडर में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं या थाने होते हैं, थाने, उन थानों का इंचार्ज मेनली मेनली इंस्पेक्टर होता है। कुछ जगह छोटे छोटे थाने होते हैं तो सब इंस्पेक्टर को ही बना देते हैं, लेकिन आप मान के चलो कि इंस्पेक्टर ही होता है, ठीक है। अब इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर की मदद करने के लिए एडिशनल सब इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर यहीं पर हेड कांस्टेबल होते हैं और उनकी मदद करने के लिए कांस्टेबल होते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा तब समझ में ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब आज के स्ट्रक्चर में और पुराने स्ट्रक्चर में अंतर देख लो आप। पहले में क्या था, जनसंख्या थी नहीं तो पुलिस इतने में ही काम चला लेती थी। आज क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है तो पुलिस को इतना ही स्ट्रक्चर चाहिए पूरा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है वो सुनना मुझे मेनली, करीब करीब यहाँ से ले लो, यहाँ से ये इतने ऊपर के जो अधिकारी हैं, इतने अधिकारी हैं, ये विभाग में केवल 5% होते हैं, मतलब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में, यूपी पूरा मान लो, पूरे यूपी में अगर पुलिस वाले 5 लाख हैं, मैं 1 लाख मान लेता हूँ, 1 लाख में रेशियो सही बन जाएगा, 1 लाख हैं तो ये ऊपर के जितने भी हैं ये 5% ही हैं बस, मतलब डीजीपी से लेकर ये इंस्पेक्टर तक के सब जो मिलाओगे 5% है बस, मतलब 5,000 है लोग। और इतने नीचे के जितने भी बच गए ये सब, ये सब जो बच गए कांस्टेबल से नीचे ऊपर तक के और एसआई से नीचे तक के, ये सब 95% है, 95% है। अब देखो दिक्कत क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमको कल को कोई एफआईआर लिखानी हो या तुमको कोई कल को समस्या हो तो तुम ऊपर वालों से कांटेक्ट करोगे कि नीचे वालों से? नीचे वालों से करोगे। आम जनता तो ऊपर जा ही नहीं सकती, नहीं जाने को जा सकती है यार, लोकतंत्र है, जा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आम जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, क्या वो जा सकती है? नहीं। तो ऐसे में तुम तो जाओगे, इन्हीं के पास जाओगे। अब दिक्कत क्या है, पुलिस में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब इन्हीं के साथ है, एसआई से लेके कांस्टेबल तक के ही साथ हैं। ऊपर के अधिकारियों से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अरे इनको तो सरकार अच्छी रॉयल लाइफ देती है यार, तो एसपी को कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल बाकायदा बंगला गाड़ी सब कुछ मिलता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो पुलिस में जितनी भी प्रॉब्लम है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वो सिर्फ इनके सामने है, नीचे वाले कर्मचारियों के साथ में। इसलिए अब जिसमें हमें जो पुलिस रिफॉर्म करना है, रिफॉर्म करना है, वो मेनली ऊपर नहीं करना, ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। मेन रिफॉर्म जो करना है वो नीचे करना है। क्यों? क्योंकि जनता का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ है? इनके साथ। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो पहले तो आप इसको उतार लो, कॉपी कर लो अगर चाहो तो। वो क्या है वो बता दूं, ऐसा है, ये जो है वो जनरल पुलिस सिस्टम है, ये जनरली सारे राज्यों में है। कुछ राज्यों में जहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अब आगरा भी है ना, नोएडा, यूपी में आगरा, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, इनमें क्या कर दिया है अभी योगी सरकार ने, पिछले 2019 से लेकर कुछ जिलों में कमिश्नरी सिस्टम बना दिया है। तो जो कमिश्नरी सिस्टम बना दिया है वहां पर उनका हेड एसपी की जगह कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है। जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस उसका हेड होगा, जैसे आगरा का हेड कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस की मदद करने के लिए स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनकी मदद करने के लिए जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, और फिर आगरा के बहुत सारे एरिया बांटते हैं, उन हर एरिया का हेड डीसीपी है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है। डीसीपी की मदद करने के लिए एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनकी मदद करने के लिए थाने है, थाने में इंस्पेक्टर, वही सब इंस्पेक्टर लाइन लगी है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, संगठनात्मक संरचना में कोई डाउट हो तो बोलो। हो गया क्या? अच्छा वो दे रहा हूँ, एक मिनट, तो उतार लिया, उतार लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो।
अब इन्होंने कहा है एग्जाम्पल, तो मैं यहीं पे लिखूंगा एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे इस वाले को मिटाना पड़ेगा, तब ज़्यादा समझा पाऊंगा। चलो बोलो, अब देखो क्या है। ये कह रहे हैं एग्जाम्पल दे दो, तो मैं एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, किसी एक राज्य का, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। स्टेट मान लो यूपी, अरे तेरी, स्टेट मान लो यूपी, ठीक है। यूपी का हेड कौन है? डीजीपी। मदद करने के लिए कौन है? एडीजी। अब यूपी को बहुत सारे जोन में बांटा गया है। जैसे एक जोन है आगरा, आगरा यानी आगरा का एक आईजी है, बात समझ रहे थे, ठीक है। अब आगरा के अंडर में बहुत सारी रेंज बांटी गई है, दो रेंज है आगरा में। एक रेंज है आगरा रेंज खुद, और एक रेंज है अलीगढ़ रेंज। इसको इधर करता हूं, देखो। एक जोन है आगरा, ठीक है। आगरा जोन में दो रेंज है, एक रेंज आगरा और एक रेंज अलीगढ़, ठीक है। आगरा रेंज में चार जिले हैं, चार। जैसे एक तो खुद आगरा, ठीक है, एक हो गया मथुरा, और एक हो गया फिरोजाबाद, एक हो गया मैनपुरी। बात समझ आ गई नहीं आई? और अब ये रेंज अलीगढ़ है, अलीगढ़ रेंज में इतने जिले हैं। एक हो गया हाथरस, एक हो गया खुद अलीगढ़, ठीक है, एक हो गया तुम्हारा कासगंज, और एक हो गया एटा। अब देखो, इस इस पूरे का हेड, जोन है पूरा, ये जोन, इस पूरे का हेड आईजी है यहां पर, ठीक है। इस पूरे रेंज का हेड कौन है? डीआईजी है। इस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? एसएसपी। इस डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है? एसएसपी। अब आ रहा, समझ नहीं आ रहा? यानी कि सीधा सिंपल सा फंडा है। एसपी कितने का है? इतने का। दूसरा एसपी कितने का है? इतने का। तीसरा एसपी कितने का है? इतने का। चौथा एसपी कितने का है? इतने का। एक डीआईजी कितने का है? इतने का। एक आईजी कितने का है? नहीं आया समझ? आगे समझ में आ गया नहीं आया? अरे भाई सीधी बात है यार। कोई थाना है, तो थाना आगरा में 40 है, मान लो 40 थाने हैं। तो 40 थाने एसएसपी के अंडर में तो आते हैं ना। पहले कमिश्नरी है, अब तो कमिश्नरी है, पहले एसएसपी था। तो 40 थाने एसएसपी के अंडर में आते हैं ना। लेकिन इंस्पेक्टर के अंदर में कितने थाने आते हैं? एक ही तो आता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे तुमने एक मूवी देखी होगी शायद, मुझे नाम नहीं याद है, सिंघम 1 थी या सिंघम 2 थी, पता नहीं है। जो भी अजय देवगन की एक मूवी आई थी सिंघम, उस सिंघम में एक लाइन बोलता है जिसमें अजय देवगन एक क्राइम क्रिमिनल को पकड़ता है थाने में ले जाके। तो उसको एक सीओ एसीपी एएसपी रैंक का बंदा छुड़ाने आता है। वो कौन है, बिलियन टाइप का, वो देखा मैं नहीं मालूम यार। तो वो जो छुड़ाने आता है, तो अजय देवगन से एक बात कहता है, अजय देवगन से बात कहता है, चिल्लाते चिल्लाते बात करता करता बाहर ले आता है थाने के बाहर तक, सही है। तो उससे एक बात बोलता है कि मैं तेरे को आदेश देता हूँ उसको छोड़ दे, मेरे अंडर में 3 थाने आते हैं। क्या बोलता है वो? मेरे अंडर में 3 थाने आते हैं। वो जो उसको छुड़ाने आता है, वो ये रैंक का बंदा आता है वहां पर, कि मैं तेरे से बड़ा हूं। तो अजय देवगन इस रैंक पे था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मेरे अंडर में 3 थाने आते हैं। तो अजय देवगन जब बाहर घसीटता घसीटता लाता है, तो एक क्या बात बोलता है एंड में, खड़े रोड पे आके जब थाने के गेट पे आ जाता है, तो क्या बोलता है? तेरे अंदर में 3 थाने होंगे, लेकिन मेरे अंदर में एक ही थाना है। और मैं उसी थाने का, क्या पता नहीं क्या बोलता है, डायलॉग मारता है, सिंगा मुंह फलाना ढिमका। बिमल बेचता है ना वो, तो वो बता रहा था कि मैं कि मेरे अंदर में एक ही थाना है, मैं उसी थाने में बिमल बेचता हूँ। तो समझ में आ गया है नहीं आया यार? ये सीधा कॉन्सेप्ट है। अरे एक बात है, ये डीजीपी है, तो इसके अंडर में तो पूरा यूपी है ना। इसके अंडर में तो पूरा यूपी है, जितने भी जिलों के एसएसपी होंगे सब इसके अंडर में है कि नहीं है? तो मैंने भी यही बोला, नीचे की हायरार्की है। चलिए, इसमें एसीपी डीसीपी इसमें नहीं होते। डीसीपी एसीपी उनमें होते हैं जहां कमिश्नरी पुलिस सिस्टम होता है। आगरा में है, आगरा में कमिश्नरी पुलिस सिस्टम है ना। बता तो रहा हूं। ऐसा है, 2019 से योगी गवर्नमेंट ने यूपी के कुछ जिलों को कमिश्नरी पुलिस व्यवस्था बना दिया है। जैसे आगरा हो गया, नोएडा है, गाजियाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, इतने तो मेनली है ही है। इन पे क्या है, इनका हेड कमिश्नर ऑफ पुलिस है। इनमें एसएसपी नहीं होता। इसीलिए देखना, आगरा में थाने के बाहर एक लाइन लिखी होगी, हर थाने के बाहर। जैसे मान लो थाना लिखा हुआ, थाना लिखा थाना न्यू आगरा, नीचे ये नहीं लिखा जिला आगरा, नहीं लिखा, क्या लिखा? कमिश्नरेट आगरा। मतलब ये कमिश्नरेट में कन्वर्ट हो गया है। समझ आ गई नहीं है? और कमिश्नरेट की हायरार्की अगर जाननी है तो इसे बता दूं। कमिश्नरेट की हायरार्की अगर जाननी है, तो उसकी हायरार्की ये है। जैसे मान लो आगरा है, आगरा का एक है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। कमिश्नर ऑफ पुलिस, चूंकि आगरा बड़ा एक जिला है भैया, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस की सपोर्ट करने के लिए स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, और जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, जीसीपी या
जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब आगरा को क्या कर रखा है, बहुत सारे एरिया में बांटा है, जैसे आगरा ईस्ट, आगरा वेस्ट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ, आगरा सेंट्रल, ऐसे बांटा है। अब हर आगरा के एरिया का हेड जो है वो है डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब उस जो एरिया बांटे हैं उन एरिया के अंडर में बहुत सारे सर्किल हैं, सर्किल, हर सर्किल का हेड एसीपी है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। अब उसके अंडर में बहुत सारे थाने हैं, और थाने के हेड फिर वही है, इंस्पेक्टर वगैरह बस। क्लियर हो गया, चले आगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया नहीं है, ठीक है। अब हेडिंग डालो इसमें, वो वाले सेकंड वाली, इवोल्यूशन ऑफ पुलिस, इवोल्यूशन ऑफ पुलिस एंड इट्स रोल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, evolution of police and its role according to the situation, पुलिस का उद्भव, पुलिस का उद्भव और परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पुलिस की बदलती भूमिकाएं, और परिस्थितियों के अनुसार पुलिस की बदलती भूमिकाएं। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें है क्या, गौर से सुनना थोड़ा। एक्चुअली इसमें यह समझाना है कि जो इंडिया में पुलिस है वो 3 कंडीशन में है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब आप कहोगे कैसे? जब पुलिस अंग्रेजों के जमाने पे थी, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले पुलिस कैसी थी, यहां पर यह बताना है कि पुलिस के काम क्या थे। नेक्स्ट, और आज जो पुलिस है वो पुलिस कैसी है, ये यहां पे बताना है कि आज क्या है। मतलब देखो, आजादी में पुलिस का काम था अंग्रेजों के लिए काम करना, तो उस टाइम पे पुलिस का रोल कुछ और ही रहा होगा। और आज भारत स्वतंत्र हो चुका है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो आज पुलिस का काम बदल गए होंगे कि नहीं बदल गए होंगे? क्लियर है। नेक्स्ट, अब लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुलिस में समस्याएं तो हैं, आज भी आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो हमें फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कैसी पुलिस चाहिए, ये अब यहां बताना है। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग पुलिस के रोल क्या हुए, बदले हैं। यहां से इधर आए, अब आगे हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है। क्लियर हो गया? तो पहले ये वाला चलना, ये वाला, पहले ये वाला, ठीक है। इसमें डालना पहला पॉइंट, ऐसे ही लिखिएगा 1 2 3 करके। पहला पॉइंट, तो अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस का रूल क्या था, बोलो। पहला, पहला, मर्डर ऑफ पीपल्स विल, पीपल्स विल, राज, लोगों की इच्छाओं का दमन, या लोगों की इच्छाओं की हत्या, लोगों की इच्छाओं की हत्या। मर्डर ऑफ पीपल्स विल, लोगों की इच्छाओं की हत्या। ये समझ में आ गया नहीं आया? अब देखो सुनो, आजादी से पहले पुलिस जो थी वो केवल अंग्रेजों के लिए काम करती थी, सिर्फ अंग्रेजों के लिए। उस पुलिस को इससे मतलब नहीं होता था कि आम जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है नहीं, और भाड़ में जाओ तुम, कल मरो सो अभी मर जाओ। पुलिस का काम यह था। मान लो फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट क्लाइव ने आदेश दिया, मान लो रॉबर्ट क्लाइव ने आदेश दिया कि इनको गोली मार दो, तो पुलिस सीधी गोली मार देगी, बात खत्म। तो कह रहा है साहब मैं गरीब आदमी हूँ, साहब बच्चे भूखे मर जाएंगे, भाड़ में जा, मर जाए मर जाए। पुलिस का उद्देश्य था सिर्फ अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज जो आए थे यहां पर तुम्हारे को कल्याण करने नहीं आए, अंग्रेज सिर्फ तुम्हें लूटने आए थे बस। अब लूटने के लिए तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। 1857 की क्रांति में देख लो क्या हाल हुआ है, असहयोग आंदोलन में देख लो क्या हुआ है, चोरी चोरा कांड में देख लो क्या हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में देख लो क्या हुआ है। पुलिस को सिर्फ ऊपर से आदेश आ गया, क्योंकि मान लो डीएम उस वक्त कौन था, अंग्रेज ही था। तो डीएम जो काम करेगा वो ब्रिटेन के राजा के लिए काम करेगा या हमारी जनता के लिए काम करेगा, ब्रिटेन के राजा के लिए। अब डीएम ने आदेश दिया लाठी चार्ज कर दो, गोली मार दो सबको, तो क्या हो, गोली भरेगी नहीं? है तो आपको नहीं समझ, जलियांवाला बाग कांड सुना है, जलियांवाला बाग कांड सुना है? जब जनरल डायर पहुंचा उसके अंदर, वहां आर्मी और पुलिस दोनों एक ही थी उस टाइम तो यार, क्योंकि आर्मी और पुलिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, अंग्रेजों की नजर में दोनों ही बराबर थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लूटना था, चाहे इंडिया के अंदर से लूटे चाहे कैसे भी लूटा वो। तो उन्होंने सीधा जनरल डायर ने बोल दिया कि जितने भी लोग खड़े हैं उनको गोली मार दो। और यहाँ पर एक लोग, मतलब पुलिस वालों को ऐसे खड़ा किया गया, पहले खड़ा किया, कुछ को नीचे बैठा दिया है, और दोनों तरफ से गोली मार रहे हैं। अब ये क्या हो रही है? अब जनता कह रही है साहब हमारे पेट में बच्चा है, साहब मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, साहब मैं बनाती को अपने जलियांवाला बाग में घुमाने लाया था, साहब मारो मत प्लीज। बच्चियां खड़ी हैं छोटी छोटी, वो कह रही है साहब मैं भी 10 साल की, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन जनरल डायर क्या देख रहा है इन सबको? नहीं, उसने कहा गोली मार दो सबको, मार दी। तुम लोगों की इच्छाओं का अंत हो चुका था वहां पर।
तो पुलिस का भूमिका सिर्फ और सिर्फ ये थी कि लोगों की इच्छाओं को तोड़ रही थी। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला। दूसरा, दूसरा, एन ऑपरेसिव फोर्स, एन ऑपरेसिव फोर्स, एक दमनकारी बल, एक दमनकारी बल, दमनकारी बल, कारी बल। ये समझ में आ गया? दमनकारी का मतलब होता है लोगों को इस कदर कर देना कि लोग घुटने पर आ जाएं, लोगों को इस कदर कर देना कि लोग घुटने पे आ जाएं, मतलब लोगों को मजबूर कर देना, मजबूर कर देना कि वो कैसे भी करके जिंदगी काट लें अपनी। बस तुम्हारा सिर्फ दमन किया है। दमन का मतलब होता है मारना, सिर्फ दमन किया था। इसलिए पुलिस जो थी, पुलिस जो थी वो तुम्हारा दमन करने के लिए आज जो है, आज वो पुलिस जो है वो आज जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए है, दमन नहीं करेगी। क्या तुम्हें डर लगता है? क्या, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आज तुम्हें क्या डर लगता है कि थाने में जाओगे तो डेड बॉडी आएगी? क्या डर लगता है? नहीं, आज पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं मानता हूं व्यवहार गलत कर सकती है, वो बताऊंगा क्यों करती है, वो बताऊंगा पुलिस गलत व्यवहार करती है तो क्यों करती है, लेकिन आज कम से कम तुम डर तो नहीं रहे हो। आज चौराहे से निकलते हो, डर लगता है तुमको कहीं पे भी कि पुलिस वाले मार देंगे? कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक अगर कोई लड़की ये कल को जाके बोल दे कि क्या कहते हैं साहब मेरे को बचा लो साहब, ऐसे कोई छड़ रहा है, तो सपोर्ट ही करेगी ना पुलिस तो। इसीलिए बोला पहले दमन थे, पहले नहीं था ऐसा। अगला, पहले तो हालात थे ऐसे थे यार कि अगर कोई थाने में कंप्लेंट करने चला जाए और लड़की चली जाए ना तो इस बात की गारंटी नहीं थी कि बिना रेप के लौट के भी आएगी वो। आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले तो अगर थाने में कोई फीमेल कैंडिडेट चली गई तो अंग्रेज, ज़्यादातर पुलिस वाले इस वक्त थे कौन? मेनली अंग्रेज थे, और जितने भी थे वो सब अत्याचार करते थे। कोई थाने में कंप्लेंट गई तो वो सीधी बात है, लड़की को है तो पहले बोलेंगे इसे अंदर ले आओ। पहले ये हालत थे। अब है कहीं डर लग रहा है तुमको आज की घटना में? ऐसा नहीं। अगला, एजेंट ऑफ, एजेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल, उपनिवेशिक, उपनिवेशिक सत्ता के एजेंट के रूप में, उपनिवेशिक सत्ता के एजेंट के रूप में। ये बात समझ में आ गया? नहीं आया? उपनिवेश शब्द समझ में नहीं आया? बस यही नहीं आया ना, कोई बात नहीं। इधर सुनो, ब्रिटेन ने, इधर देखो ये ब्रिटेन है और ये अपन इंडिया, ठीक है। ब्रिटेन ने अपन को गुलाम बनाया था, गुलाम बनाया था। तो जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो इस देश को जो गुलाम बनता है उसे उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश का मतलब इसका निवेश है यहाँ पे, उसे उपनिवेश कहते हैं। अब सत्ता कौन सी थी वहां पर? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन थी उपनिवेशिक सत्ता। अब ब्रिटेन ने पुलिस वालों को आदेश दिया गोली मार दो, तो ब्रिटेन पुलिस वाले जो थे वो ब्रिटेन के राजे की बात तो सुनेंगे ना, इसीलिए मैंने बोला पुलिस जो थी वो राजा की एजेंट थी। आज पुलिस, आज कोई ये कह सकता है, आज कोई योगी आदित्यनाथ ये कह सकते हैं कि पुलिस जो है मेरी एजेंट है? नहीं, आज कह नहीं सकते। पुलिस तुम्हारी एजेंट नहीं है, पुलिस तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी, पुलिस कानून के लिए काम करेगी। दोनों में फर्क है। पहले कानून के लिए काम नहीं होता था, पहले लॉर्ड रिपन, लॉर्ड टिपन इनके लिए काम होता था। हमारे पता जो भी है क्या है, इनके नाम ही ऐसे हैं। अगला, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, समाज का, समाज का प्रतिनिधित्व ना करना, प्रतिनिधित्व ना करना। ये समझ आ गया? पुलिस क्या तुम्हारा उस टाइम पे प्रतिनिधित्व करती थी? अरे तुम्हारा प्रतिनिधित्व करती थी क्या? तुम लोगों के लिए खड़ी थी, तुम लोगों के लिए खड़ी थी। नहीं, तुमसे, समाज से तो कोई मतलब ही नहीं था, भाड़ में जाए समाज। आजादी से पहले समाज से तो कोई मतलब नहीं था। और दूसरी बात यार, आजादी से पहले, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला समझो, आजादी से पहले अंग्रेजों ने कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जनता के लिए नहीं करवाई। जो भी डेवलपमेंट के काम करे वो किसके लिए करे? मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मतलब खुद अंग्रेजों ने अपने लिए करे थे। क्लियर हो गया? अगला, अब इधर सुनो, अब ये समझ में आ गया ये पुलिस के उस टाइम के काम क्या थे। अब आ जाए आज, इसमें क्या है, अब लिखना इसमें पहला कि आज का पुलिस का फंक्शन क्या है। बोलू, ऑपरेट्स, ऑपरेट्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी संरचना में रहकर, कानूनी संरचना में रहकर, रहकर कार्य करना, कार्य करना। ऑपरेट्स विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी संरचना में रहकर कार्य करना। ये बात समझ आ गई नहीं आई? पुलिस जो भी काम करेगी वो लॉ के दायरे में रह के करेगी। बिना लॉ के दायरे में रह के करी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुलिस वालों को भी काम भेज देगा, उठा के जेल भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल, कानून है, मतलब कानूनी नियम है क्या कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा तो महिला कांस्टेबल होना जरूरी है।
पुलिस कांस्टेबल उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर अब ऐसे में कोई लड़का पुलिस वाला है और वो किसी महिला को गिरफ्तार करे तो ये कानूनी संरचना नहीं है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। क्लियर हो गया? या जैसे बोला गया है सूरज ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद, सूरज अस्त हो गया, तो सूरज अस्त होने के बाद में किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को भी उठा लेगी जाके मन करे तो, मजिस्ट्रेट का वारंट होगा तब आप रात में गिरफ्तार करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जो भी करोगे लॉ के दायरे में रह के करोगे। क्लियर है? अगला, अगला, मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, समाज का अधिक प्रतिनिधित्व, समाज का अधिक प्रतिनिधित्व। ये समझ में आ गया? पुलिस जो भी, पुलिस जो भी मतलब काम करती है, मतलब जो भी काम करती है वो समाज के हित के लिए करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो सोसाइटी के लिए काम करती है, और अगर हमने समाज के हितों को ध्यान में नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हो गया? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पुलिस क्या कहते हैं समाज के दायरे में रह के, मतलब समाज के लिए काम कर रही है। क्लियर है? लेकिन आजादी से पहले आप ये कहो कि पुलिस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर देती थी, नहीं करती थी। अगला, अगला, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एजेंसी के रूप में, सरकार की एजेंसी के रूप में। ये समझ में आ गया? पुलिस जो है वो सरकार की एजेंसी है, मतलब ऐसे समझो, देखे मान लो योगी गवर्नमेंट है तो इसकी बहुत सारी एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट है, इलेक्शन डिपार्टमेंट है, राशन विभाग है, या बहुत सारे विभाग है, मतलब ठीक है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जो है वो एजेंसी की तरह काम करते हैं। कोई ये कहे, योगी आदित्यनाथ ये कहे कि पुलिस मेरी एजेंट है, नहीं, पुलिस मेरी, हमारी एजेंसी है। किसकी? हमारी नहीं, सरकार की। क्लियर हो गया? अगला, अगला, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी, कानून के क्रियान्वयन करने, कानून का क्रियान्वयन करने वाला प्राधिकरण, वाला प्राधिकरण, वाला प्राधिकरण। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? मतलब पुलिस जो है वो कानून को लागू करेगी, कोई भी कानून होगा उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। कानून अगर नहीं होगा तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। कानून में लिखा है कि चोरी करोगे, चोरी करोगे तो ये धारा लगेगी, मर्डर करोगे तो ये धारा लगेगी, बलात्कार करोगे तो ये धारा लगेगी, छेड़छाड़ करोगे तो ये धारा लगेगी, धोखाधड़ी करोगे तो ये धारा लगेगी। तो पुलिस का काम है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको ये धारा लगा के अंदर भेज दो, अंदर भेज दो मतलब जज के पास पहुंचा दो। क्लियर हो गया? किसी ने धोखाधड़ी की है, फ्रॉड की है, तो उस पर 420 नंबर की धारा लगा के जज साहब के पास ले जाओ। कानून में जो लिखा है वो होगा। जैसे मान लो फॉर लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में डीएम ने क्या कर दिया था, ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने क्या कर दिया, बहुत सारे एरिया जो थे वो मतलब बंद कर दिए थे कि इन पे जा नहीं सकते। तो डीएम का कानून था वो, मतलब डीएम ने लॉ बना दिया है, तो लॉ क्या रूल बन गया वो। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन एरिया में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। जैसे मान लो कभी डीएम ने बोला कि 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को या 15 अगस्त को दारू के ठेके बंद रहेंगे, तो डीएम ने लॉ बना दिया ना, नियम बना दिया ना। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि ठेका खुल नहीं जाए। क्लियर है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि ठेका खुल नहीं जाए। चले आगे। अब आ जाओ। ये तो काम है आज के, मतलब पहले वाले मैंने बता दिए, ये बता दिए आज के। अब आज भी कहीं ना कहीं जनता की समस्याएं हैं, आज भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए अब क्या करना चाहिए वो आ जाए। पहला, पहला, पहला बोलो, सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, नागरिक उन्मुख सेवाएं, नागरिक उन्मुख सेवाएं, मतलब पुलिस जो भी सेवाएं दे वो नागरिकों को ध्यान में रख के दे। अब आप कहोगे कैसे? अब आप कहोगे कैसे? पुलिस को जनता के दर्द को समझना पड़ेगा, पुलिस को जनता के दर्द को समझना पड़ेगा। ठीक है? अब आप कहोगे कैसे? तो देखो एक बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले की बात थी, आगरा में एक थाना है, उस थाने के बाहर एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, मतलब बाहर से निकल रहा था थाने से, परेशान था बेचारा, जमीन पे बैठ के बेचारा रोने लग गया। वहीं से एक पुलिस वाला गुजरता है, और पुलिस वाला पूछता है क्या बात है, क्यों परेशान क्यों हो रहा है? सर वो साहब तो वैसे गोलगप्पे बेचने आया था साहब, 1 भी रुपये के नहीं बेचे, और माँ मेरी जो है वो बीमार है, अब उसका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है।
सर रोटी भी नहीं खाई है, शाम को घर में खाना भी नहीं बन पाएगा। पुलिस वाले ने कहा चल तू थाने के अंदर आ जा। थाने के अंदर लिया अपना ठेला। उसने कहा साहब मैंने कोई गलती नहीं की साहब, प्लीज़ मुझे मत मारो। उसने कहा नहीं मार रहा, चल थाने के अंदर ठेला लेके आ। थाने के अंदर ठेला लगा लिया, और लगाने में कम से कम 15-20 पुलिस वाले बैठे थे अंदर। उन सबसे कह दिया भाई आओ सब 20-20 रुपये गोलगप्पे खाओ इसके पहले। और जैसे ही पुलिस वाले सब टूट पड़े गोलगप्पे पे, तो 20-20 रुपए के पुलिस वालों ने खा लिए 400-500 रुपए के। पुलिस वालों को खाता देख भीड़ लग गई। लोगों को लगा यार इतने अच्छे गोलगप्पे मिल रहे हैं, पुलिस वाले खा रहे हैं चाव से। तो लग गए वहां पे 1500-2000 की सेल हो गई झटके में। इसे कहते हैं नागरिक उन्मुख। मतलब पुलिस को जनता का दर्द समझना पड़ेगा। अभी सेम कंडीशन ऐसे ही मेरठ में हुई कुछ दिन पहले। मेरठ में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, साइकिल से जा रहा था, साइकिल के पीछे कैरियर पर एक बोरा रखा था, बोरी रखी थी, बोरी गेहूं की। और वो क्या हुआ, अचानक गड्ढा आया, तो गड्ढा आने से साइकिल बिगड़ गई। तो जो गेहूं की जो बोरी थी उसमें गांठ लगी थी, वो गांठ क्या हो गई, खुल गई, गेहूं सारे बिगड़ गए। पीछे से पुलिस वालों की गाड़ी आई, उसमें 4-5 पुलिस वाले बैठे थे। पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली, और सारे के सारे पुलिस वाले देखने लगे कि बुजुर्ग व्यक्ति बेचारा गेहूं बटोर रहा है। सारे के सारे पुलिस वाले गेहूं बटोर के उसके बोरे में रखवाए, और रखवाने के बाद गांठ बदवाई, और फिर कैरियर पर रखा, और बोले कि बताओ बाबा आपको कहीं छोड़ना है, हम छोड़ दें आपको। इसे कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक। जनता का दर्द भी समझना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो जनता के मतलब इमोशंस और जनता की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे। क्लियर है? अगला अगला ऑटोनॉमस विद लीगल फ्रेमवर्क। ऑटोनॉमस विद लीगल फ्रेमवर्क। कानूनी संरचना में रहकर स्वायत्त रूप से कार्य करना। कानूनी संरचना में रहकर स्वायत्त रूप से कार्य करना। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? स्वायत्त रूप से कार्य करना। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर हो गया? स्वायत्त का मतलब बता रहा हूं, कानूनी संरचना में रहकर मतलब लॉ के दायरे में रहकर स्वायत्त रूप से काम करने का मतलब है पुलिस को इतनी छूट देनी पड़ेगी कि वो डिसीजन लेके परिस्थिति से निपट सके। अभी क्या है, पुलिस के पास पावर नहीं है उतनी ज्यादा। अभी मान लो कोई मामला अटक जाए तो पुलिस वाले गोली नहीं चला सकते, उनको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे में तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम कानून के दायरे में रह के पुलिस को इतनी ऑटोनॉमी दे दें, स्वायत्तता दे दें। स्वायत्तता का मतलब होता है काम करने की छूट। इतनी छूट दे दें कि पुलिस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन खुद ले लें। हाँ, अगर वो डिसीजन में कोई दुरुपयोग करते हैं पावर का, मिसयूज करते हैं पावर का, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, या हाई कोर्ट के जज या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ऐसे होने चाहिए जो पुलिस के विभाग की खुद जानकारी इंक्वायरी करें, तब हम कर पाएंगे। अदरवाइज अभी पुलिस वालों के पास पावर नहीं है इतनी ज्यादा। अगला अगला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये समझ में आ गया नहीं आया? चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति या कोई भी धर्म का हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, पुलिस को सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग के हित अधूरे रह जाएं। उनको सभी के इमोशंस और फीलिंग को समझना पड़ेगा, कोई नहीं छूटे। आज क्या है, पुलिस क्या करती है, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि पुलिस क्या करती है, जो पावरफुल लोग हैं, जो मतलब किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, IAS IPS हैं, PCS हैं, उन लोगों की जल्दी सुनती है। आम जनता चली है चूल्हे में। ऐसी पुलिस बनानी पड़ेगी जो सबकी बात सुने। अगला इफिशियंट प्रोफेशनल एंड पीपल फ्रेंडली। कार्यकुशल व्यावसायिक और नागरिकों के लिए मित्रवत पुलिस। क्लियर हो गया? इसका मतलब 3 शब्द हैं इसमें।
इफिशियंट का मतलब है जो काम करे अच्छा करे। इफिशियंट का मतलब है जो काम करे पुलिस अच्छा करे, अच्छे तरीके से करे। प्रोफेशनल का मतलब है पुलिस जो भी काम करे उसमें ईमानदारी लाए। प्रोफेशनल शब्द का मतलब होता है हम जो काम करें अच्छे से करें। मतलब तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि स्टूडेंट के काम में चीटिंग ना हो। 2 घंटे पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, उसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। जो भी काम करे ईमानदारी से करे, मजबूरी ना हो उसकी। क्लियर हो गया? अगला और लास्ट क्या था? पीपल फ्रेंडली। पीपल फ्रेंडली का मतलब है पुलिस नागरिकों की दोस्त बने। इससे क्या होगा? नागरिकों को पता है कहां पर नकली शराब बनती है, नागरिकों को पता है कहां पर गलत काम होते हैं। तो अगर पुलिस नागरिकों के दोस्त बन लेगी तो नागरिक जो है वो जनता पुलिस को सपोर्ट कर देंगे, बता देंगे। लेकिन क्या है कि पुलिस वालों ने नागरिकों को दुश्मन सामान रखा है। तो नागरिकों को पता होता है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भी नागरिक पुलिस को बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वालों को बताएंगे तो पुलिस वाले उल्टा हम पे चार्ज लगा देंगे। तो हमें इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस होती है, पुलिस जो होती है उसके लिए जनता आंख और कान के बराबर होती है। क्यों? जनता जो देखती है और जो जनता सुनती है वो आप तक इंफॉर्मेशन ला के दे सकती है अच्छे से। इसलिए पुलिस उनको मित्र बनाने की कोशिश करे। क्लियर है? दिल्ली पुलिस का स्लोगन है, तो दिल्ली पुलिस में थाना थाना में लिखा हुआ है कि जनता जो है वो हमारे लिए आंख और कान दोनों है। आप हमारी आंख और कान दोनों हैं। इसलिए आप जो भी कोई गलत चीज देखें या आप जो कोई भी चीज गलत सुने तो उसकी जानकारी हमको दीजिएगा, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज नहीं है ऐसा। अब पुलिस वालों को बताओ कि साहब इस घर में जुआ होता है, पुलिस वाले तुमसे कहेंगे अच्छा तू खेलने गया होगा, तू हार गया होगा इसलिए तेरे पे आया, तू ही बता दे पहले। मार दिया उल्टा उसी को लपेटे में। वर्तमान में स्थिति यह है। ये समझ में आ गया? बताइए, यहां तक कोई समस्या है? यहां तक कोई डाउट है? अब डालो तीसरी हेडिंग, डिफिकल्टीज एक्सप्रेस्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा, पुलिस केस द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयां। पुलिस के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयां। 1 मिनट आप लोग रुकना है ना, एक इनका कमेंट का जवाब दे दो। ये कौन है जो जिसने ये आईडी बना रखी है पीएम इंडिया? ये बंदा बोल रहा है कि सब क्या कहते हैं पॉलिटी का सेशन लाएं, आपने पॉलिटी का सेशन अधूरा छोड़ दिया है। मैं आपको थोड़ा जवाब दे देता हूँ। मेरे पास इस वक्त जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लास लेते समय कम से कम 3 बैच है। तो 3 बैच लेने के बाद में मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि मैं आपको अलग से सेशन अभी दे पाऊँ, क्योंकि दिन में 24 ही घंटे होते हैं, मैं घंटे बढ़ा भी नहीं सकता। अब क्या है कि क्लास लेते लेते 8-9 घंटे तो मेरे को इसी में निकल जाते हैं, तो मैं अलग से वो क्लास नहीं ले पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरी ये क्लास लगी थोड़ा। इस क्लास अभी आपको यही क्लास कराऊंगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो क्लास होगी वो बाद में होगी आपकी। इसलिए दूसरी बात ये कि आप लोग कमेंट मत करो, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ ही नहीं रहा, मैं अब उनका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग कमेंट कर रहे हो, जो भी पूछ रहे हो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ। अब मैं रिप्लाई दे दिया, अब आगे से प्लीज कीजिएगा मत कमेंट। आपको क्लास अच्छी लग रही है आप पढ़िए, नहीं अच्छी लग रही है आप क्विट कर सकते हैं, नो इशू। अगला आ जाए, क्या लिखा था? डिफिकल्टीज एक्सप्रेस्ड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयां। चले आगे। अब सुनो, अब वर्तमान में क्या है, पुलिस विभाग है जो हर स्टेट का, सारे स्टेटों की कहानी लगभग एक ही जैसी है। कुछ राज्यों की स्थिति थोड़ी अच्छी है तो बाकी राज्यों की तो बहुत ही खराब है। अब पुलिस के सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी है, उन डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से पुलिस आपको समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है, आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? तो पुलिस के सामने एक नहीं है, अनेकों समस्याएं ऐसी हैं जिनकी वजह से पुलिस वाले आपको आपको सही से समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे कैसे, अब आप बताना पुलिस वाले आपको क्या क्या दें। कभी तुम एक नोटिस करना, चौराहे पे कांस्टेबल खड़ा होता है, 8 से 10 घंटे खड़ा होता है, मोटी सी बेल्ट पहनता है, मोटी कपड़े की शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, चमड़े के जूते पहनता है, सही है, चमड़े के जूते पहनता है। मैं तुमसे कह रहा हूं चमड़े के जूते गर्मी देते हैं, 8-9 घंटे हम पहन नहीं सकते, पहली बात तो। इतनी मोटी बेल्ट ये गर्मी छोड़ती है। दूसरा, शर्ट जो होगी वो अंदर होगी, बिल्कुल अंदर, पैंट के अंदर होगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर शर्ट अंदर से बाहर निकल आई तो डिसिप्लिन रिएक्शन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा पुलिस वाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 7-8 घंटे चौराहे पे की 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 हॉर्न बजता रहता है, तुम खड़े हो सकते हो 7-8 घंटे? छोड़ो 2 घंटे खड़े हो जाओगे क्या? 2 घंटे खड़े हो जाओगे क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ, 2 घंटे खड़े हो जाओगे तुम? 30 से 40 हज़ार एक कांस्टेबल को मिलते हैं, 30 से 40 हज़ार नहीं मिलते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, हर राज्यों के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। 30 से 40 हज़ार एक कांस्टेबल को मिलते हैं, है? और उसके बाद में तुम लोग दिवाली पे
होली पे, रक्षाबंधन पे, ईद पे, मुहर्रम पे अपने मम्मी पापा भाई बहन पत्नी बच्चों के साथ रहते हो, सही बात है कि नहीं? कोई भी पुलिस वाला अपने बच्चों के साथ दिवाली तिवाली त्योहार नहीं मनाता। उनकी जिस दिन पुलिस विभाग में नौकरी लगती है उस दिन दिवालियां खत्म हो जाती हैं सारी। नेक्स्ट, तुम लोगों को लगातार मैं 2-2.5 घंटे पर डे पढ़ाऊं, 2-2.5 घंटे की बात कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बात कर रहा, लगातार पढ़ाऊं और लगातार 4 महीने तक पढ़ाता हूँ, छुट्टी ना दो एक भी, इरिटेट नहीं होगे क्या? केवल 2-2.5 घंटे पढ़ाते पढ़ाते पुलिस वाला 8 घंटे से लेकर 10-10 घंटे थाने में ड्यूटी करवाते हो, तुम उनसे 14-14 घंटे ड्यूटी करवाते हो, है ना? और उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, सातों के सातों दिन पागलों की तरह लगे हुए हैं, किसी न किसी के उनके इमोशन नहीं समझे। और अगर किसी को अपनी दर्द बताएं, वो दर्द बताएं तो अधिकारी गाली और सुनाता है। ऐसे में पुलिस वाले, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी समस्याएं हैं और थाने में कोई बंदा बैठा है 4 महीने से अपने घर नहीं गया और लगातार ड्यूटी दे रहा है, वो 12-12 13-13 घंटे लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, खड़े खड़े देते हैं वो। और ऐसे में अब अगर आम जनता जाके कहे भाई साहब FIR लिखवानी है, आम जनता बोले कि उस पुलिस वाले से FIR लिखवानी है, तो क्या बोलेगा? चले जाते उठा के चल। तो भाई तुमको जब तुम्हारे माँ बाप से परिवार से अलग कर देगा ना, तुम भी इरिटेट हो जाओगे। और ये समस्या चली क्यों आ रही है? आज से नहीं चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है, ये अंग्रेजों के जमाने से चली है। तो अब आप कहोगे, आप में से कुछ कह सकते हैं, कह सकते हैं, आप ये कह सकते हो उससे कि सब पुलिस की नौकरी करते क्यों है फिर? देखो आपको एक सही बात बताऊं, कोई भी पढ़ा लिखा, शिक्षित, एजुकेटेड, संपन्न वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चे को पुलिस की नौकरी नहीं करवाता। पुलिस की नौकरी करने वाले ज़्यादातर फार्मर्स के बच्चे हैं, ज़्यादातर ठेला लगाने वाले के बच्चे हैं, ज़्यादातर मजदूरों के बच्चे हैं। ये कैसे भी करके ये चाहते हैं कि हमारा पेट पल जाए, कैसे भी करके ये पेट पल जाए। नहीं तो 40,000 तनख्वाह, मैंने 40 मान ली, मैं 40 से मना नहीं कर रहा, 40 मान लिए, कांस्टेबल को 40 मिलते हैं। शहर में 8-10 हज़ार का मकान आता है किराए पे, ऑन एन एवरेज किराए पे आता है, अपना मकान बन नहीं सकता। और अपना मकान भी बनाएगा, वो बनाएगा तो 20,000 की महीने की किस्त जाएगी, क्योंकि होम लोन लेना पड़ेगा, उसके बाद इतना पैसा नहीं है कि 50 लाख का मकान खरीद ले। 20,000 की किस्त जाएगी, तो 20,000 बचे हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाए, 2 बच्चे तो कम से कम होंगे, 2 बच्चे पढ़ाएगा तो 5,000 की फीस चाहिए, 10,000 का कम से कम राशन पानी दूध दही दाल चावल चाहिए नहीं चाहिए? इतना करने के बाद में पुलिस वाले के पास 2,000 रुपये महीने भी नहीं बचते। मैं आपसे कह रहा हूँ, चलो 2,000 रुपये महीने बच भी गए, चलो मैंने मान लिया 2,000 बच गए, साल में महीने होते गए कितने? 12, कितने पैसे हो गए? 24,000। उसकी 30 से 35 साल की नौकरी है, 35 साल मान लिया मैंने, 40 मान लिया, चलो खुश रहो, 40 साल की नौकरी है, 24,000 रुपये 40 साल उसने कमाए। जिंदगी में क्या कमा लिया जरा बताना? शायद टोटल मिला के 18, 19, 20 लाख बचेंगे। बाद में उसी एक अपनी बेटी की और अपने बेटे की शादी करनी है, कहाँ से करेगा इन पैसों में उठा के? उसे परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ऐसे में हम कह रहे हैं कि पुलिस हमारी जनता की समस्या का समाधान, घंटा समाधान नहीं कर पाएगी पुलिस कभी, सरकारों ने आज तक कभी नहीं सोचा, सरकार सिर्फ प्रेशर डाल रही है बस। इसलिए पुलिस के सामने एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत और सारी प्रॉब्लम है। अभी योगी आदित्यनाथ और वो क्या नाम है, नरेंद्र मोदी, वो मथुरा में आए, मथुरा में आए, पुलिस की परसों से रेल बनी होगी, छुट्टी कैंसिल हो गई होगी, खड़े हैं पागलों की तरह, जब तक वो चले नहीं जाएंगे, चले जाने के बाद भी 4 घंटे खड़ा रहना है। और भी दूसरी बात, खाना अपना बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि चूंकि होम डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है कभी भी, इनकी पोस्टिंग जो होती है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, बाल बच्चों को लेके साथ रह नहीं सकते कभी भी, मैस का खाना बनाना पड़ता है। मैस का मैं खाना बनाने वाला जो फालवर होता है, मतलब जो खाना बनाने वाला होता है, कुक होता है जो, वो शाम को 5 बजे रोटी बना के चला जाता है। पुलिस वाले ड्यूटी करते करते रात के 1 बज जाते हैं, 1 बजे जब रूम पर जाके पहुंचते हैं तब जाके कहीं जाके वो ठंडी रोटियां खानी पड़ती हैं, और उसमें भी झाड़ के देखो ना आटा निकलता है उसमें से। अब बताओ कहाँ से प्रॉब्लम सोल्व करें? अब करवा के देखो इनसे प्रॉब्लम सोल्व। इसलिए बोल रहा हूँ, पुलिस इस कंडीशन में, आज की कंडीशन में समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। सब ये सब अधिकारी लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, अधिकारियों का एटीट्यूड हमेशा ऐसे ही रहता है। एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता पाऊंगा अधिकारी के, PSC के आईजी थे, आईजी थे या ADG रैंक के बंदे थे वो, तो IPS थे। तो किसी कांस्टेबल ने फ़ोन किया था उनको, कि सुबह सुबह कर दिया होगा 7-8 बजे के आसपास में। तो कांस्टेबल ने फ़ोन कर दिया उसको कि फ़ोन उठा होगा उधर से, हाँ कौन, हेलो बुला होगा उन्होंने, इधर बोला जैन सर, मैं PSC बटालियन नंबर इतने से राम सिंह बोल रहा हूँ, मतलब फलाना बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, सुबह सुबह इतनी कैसी क्या मिर्च लगी हुई है? सर वो बड़े बाबू मेरी, सर वो मेरी की छुट्टी रिलीज नहीं कर रहे हैं साहब, मेरे को जाए हुए तो सर इतने 3 महीने हो गए हैं सर, घर नहीं जा पाया, मेरी छुट्टी रिलीज। पागल है क्या? बदतमीज है कभी, कान पे दूंगा उठा के। ये अधिकारियों का रवैया होता है पुलिस के कांस्टेबलों के साथ में। क्राइम मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग हर जिले में होती है, हर महीने में होती है। क्राइम मीटिंग में SSP तो होगा या कमिश्नर होगा या सीनियर अधिकारी ही होगा, और
छोटे छोटे थाने इंचार्ज और चौकी इंचार्ज होते हैं, यही तो होते हैं उसके अंदर क्राइम मीटिंग में। क्राइम मीटिंग बंद कमरे में होती है, बंद कमरे में होती है। मीडिया वीडिया ज़्यादातर होती नहीं है उस वक्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं होती वो। क्राइम मीटिंग चूंकि क्राइम के बारे में है तो गोपनीय रूप से ही होगी। क्राइम मीटिंग में ये पुलिस वाले रोज सुनते हैं एसपी की। 5% एसपी ऐसे होंगे भारत के, पूरे भारत के 5% एसपी होंगे जो जनता की तरह समझेंगे। 5% होंगे जो दरोगाओं से कहते होंगे तुम टेंशन मत दिया करो, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत दो, सारी समस्याओं की जड़ में हूं, सारी समस्याओं के समाधान मैं करूंगा अकेला, बस आप अपना दर्द मेरे पास लेके आना। 5% होंगे जो उनके दर्द को समझते होंगे, बाकी 95% गाली देते हैं, माँ बहन के ऊपर से देते हैं। और सुननी पड़ती है, क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि उसके हाथ में पावर है, पेन चला देगा ना तो नौकरी खा जाएगा भी तुम्हारी। इसलिए इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब लिखना एक एक करके। पहला पहला एक्सेसिव वर्कलोड, एक्सेसिव वर्कलोड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन इंडिया, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन इंडिया। भारत में, भारत में पुलिस के कार्यबल, कार्यबल की कमी होने के कारण, की कमी होने के कारण पुलिस पर बोझ अधिक बढ़ गया है, बोझ अधिक बढ़ गया है। ये बात समझ में आगे नहीं आई? एक्चुअली है क्या, जनसंख्या के अकॉर्डिंग पुलिस वाले नहीं है, तो जब पुलिस वाले ही कम है तो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड of people at large, of people at large, of people at large, बृहद स्तर पर, बृहद स्तर पर जनता का पुलिस के प्रति, पुलिस के प्रति असहयोगात्मक रवैया, असहयोगात्मक रवैया। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई नहीं आई? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं मानता हूं कि पुलिस और जनता के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन जनता ने कभी भी पुलिस वालों का दर्द नहीं समझा। लॉकडाउन लगा था, गर्मी के महीनों में लगा था, पुलिस वालों की ड्यूटी बाहर रोडों पर लगा दी गई, जनता घरों में कैद थी। पुलिस वाले 12-12 घंटे बैठे हैं, गर्मी में बैठे, पानी मिल रहा नहीं मिल रहा। जनता ने कभी पुलिस वालों से ये नहीं पूछा भाई साहब आप 4 घंटे से धूप में बैठे हो, पानी पी लो, भाई साहब आपने खाना नहीं खाया हो तो भाई साहब हमसे खाना खा लो, हमारे घर में 4 लोगों का खाना बना है, 1 लोगों का हमने एक्स्ट्रा बनाया, भाई साहब आप खा लीजिए। किसी जनता के बंदे ने नहीं पूछा। दिवाली पे कोई भी पुलिस वालों से ये नहीं कहता कि भाई साहब आप भी मिठाई ले लो। आम जनता क्या करती है, जो विधायक और सांसदों के घर पे तो मिठाई दे के आती है और वो विधायक और सांसद उनको खाते भी नहीं है। कोई भी जाके किसी कांस्टेबल से नहीं कहता कि भाई साहब आज दिवाली है, आज आपके लिए 1 डिब्बा है, कोई नहीं कहता। जनता सपोर्ट ही नहीं करती, जनता तो सीधे मुंह से बोलती है, पुलिस वाले खड़े हैं सामने गाली और देती है, ठुल्ले खड़े हैं। हाँ हाँ सच्चाई है यार, ये जनता का रवैया पुलिस के प्रति अच्छा नहीं है। वो मैं मानना हूं कि पुलिस ने भी अपने एटीट्यूड से जनता का विश्वास खो दिया है, मैंने मान लिया। कमी दोनों तरफ से रही है, जनता की तरफ से भी रही है और पुलिस की तरफ से भी रही है, इसलिए रिलेशन अच्छे नहीं बने। अगला, अगला, इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेंड, ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटिंग एम्प्लॉइज, ऑफ ट्रेंड इन्वेस्टिगेटिंग एम्प्लॉइज। जांच करने वाले प्रशिक्षित, प्रशिक्षित, प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्तता, प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्तता। ये समझ में आ गया? एक्चुअली देखो पुलिस को लगभग लगभग, मैं जहां तक जानता हूं, जहां तक पूरे है कि पुलिस को लगभग लगभग सारे ही प्रकार के क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, चाहे बड़े लेवल के नहीं हो, बड़े लेवल के होंगे तो सीबीआई वगैरह है। फिर पुलिस डिपार्टमेंट को ऑन एन एवरेज सारे प्रकार के क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, चोरी डकैती बलात्कार हत्या फत्या बहुत सारे है ना। अब दिक्कत क्या है कि पुलिस के पास ट्रेंड फोर्स नहीं है इसके लिए, ट्रेंड फोर्स नहीं है। यही कौन सब इंस्पेक्टर है, यही क्या कहते हैं मर्डर की कर रहा है, यही चोरी की कर रहा है, यही डकैती की कर रहा है, यही छेड़छाड़ की कर रहा है, यही बलात्कार की कर रहा है। अब एक बंदा जब विभिन्न प्रकार के काम करता है तो गड़बड़ होगी नहीं होगी? आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई एक डॉक्टर माइंड का हो सकता है, दांतों का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, टांगों का हो सकता है, ऐसे ही तो होगा? एक डॉक्टर ऐसा हो सकता है जो सारे शरीर का हो? क्या पॉसिबल है ऐसा?
तो मैं आपसे कोई ये, जब पुलिस वाले भी एक ही बंदा सारे फील्ड का एक्सपर्ट कैसे हो जाएगा यार? इसलिए कह रहा हूं ट्रेंड नहीं है ये बिल्कुल भी। इसे ट्रेंड नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन लटकी रहती है, कोर्ट में केस केस चलते रहते हैं फिर तो इसमें। अगला, अगला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन with other subsystem, with other subsystem of criminal justice system, of criminal justice system। पुलिस का अन्य आपराधिक न्यायिक व्यवस्थाओं, अन्य आपराधिक न्यायिक व्यवस्थाओं के उपविभागों से, के उपविभागों से बेहतर समन्वय ना होना, बेहतर समन्वय ना होना। ये समझ में आया नहीं आया? अब नहीं आया तो इधर देखो। एक्चुअली एक टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था, यानी कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको न्याय देने की व्यवस्था। अब क्या अपराध के लिए न्याय देने का काम सिर्फ पुलिस का है? सिर्फ पुलिस का है क्या? नहीं, पुलिस के साथ साथ जुडिशियरी का भी इसके साथ तालमेल है, न्यायपालिका, कोर्ट 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 का। अब पंगा क्या है आपको वो बताता हूं। पुलिस ने, किसी बंदे ने क्राइम किया, किसी बंदे ने चोरी डकैती बलात्कार हत्या बत्या कुछ भी कर दी, और पुलिस उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी है, गिरफ्तार करना है उसको, गिरफ्तार करने करके कोर्ट में हाजिर करना है। सही है? क्लियर है? अब होता क्या है, वो बंदा कैसे भी करके, पुलिस जब पीछे पड़ी होगी तो वो किसी वकील से मिल लेगा, जाके किसी एडवोकेट से मिल लेगा, वकील से, और वकील को पैसे चाहिए। भाई सीधी बात है, वकील तो केस का लड़ रहा है, पैसे ही लड़ रहा है। वकील को कहेगा वकील साहब 50,000 ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, बस जमानत करा दो कैसे भी। अब इस जमानत को कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल हिंदी में बोलते हैं अग्रिम जमानत। तो वकील कहेगा तू टेंशन मत ले, वकील 1 लाख रुपए में से जुडिशरी में कुछ दे देगा थोड़े बहुत, और जुडिशरी में देने के बाद में वकील करा लाएगा जमानत। अब इसका मतलब क्या हुआ, जमानत हो गई उस बंदे की, और जमानत लेके पेपर दे देगा उस बंदे को जिसको पुलिस ढूंढ रही थी पागलों की तरह। अब वो बंदा थाने में जाके दरोगा के सामने जाके सिगरेट फूंक के कहेगा, और दरोगा जी कैसे हो, मारो गिरफ्तार, टाइम मारो। अब पुलिस मुंह देखती रह गई, बेइज्जती हो रही है, सवाल फंस गया ना मामला, फंस गया ना मामला। यही चीज अगर जुडिशरी समझे ठीक से और पुलिस भी समझे ठीक से, तो मेनली न्यायपालिका में अग्रिम जमानत होनी चाहिए, मैंने मानना हूं, लेकिन कम से कम ऐसे व्यक्ति की तो ना हो जिसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगा हो। पुलिस का दर्द जुडिशरी भी समझे और पुलिस वाले भी जुडिशरी को समझने की कोशिश करें, दोनों समझेंगे तो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। यहां पंगा यह है कि दोनों में तालमेल नहीं है, क्योंकि देखो जज तो है राजा, जज तो है भगवान, और भगवान का कोई भी वो नहीं होता, भगवान पे ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। पुलिस वाले खड़े हैं दीवानी में, क्रिमिनल को लेके आए हैं रस्सी बांध के, खड़े हैं, खड़े ही रहो, जज साहब कब आएंगे कोई पता नहीं है। जज साहब का टाइम तो होता है आने का, मान लिया मैं 10 बजे का है, लेकिन जज साहब से कोई पूछने का नहीं है कि 12 बजे क्यों आए, 2 घंटे लेट क्यों आए हो, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछेगा तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज दीवानी में कभी भी इंक्वायरी करने नहीं आते, खड़े रहो चुपचाप। एक बार की बात थी, मैं एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में था, वहां पर एक बंदा था, वो गिरफ्तार हो गया था, तो उसकी जमानत पे आज सुनवाई होनी थी, आज सुनवाई होनी थी, जज ने आज की तारीख दी थी। वो कम से कम 2-3 महीने से जेल में बंद है, और गरीब आदमी था बेचारा, उसके पिताजी बुजुर्ग थे, मैं वहां से किसी काम से गया था, पिताजी बुजुर्ग थे। तो जिस चैम्बर में, मतलब जज की जिस चैम्बर में आज सुनवाई होनी है, वहाँ कांस्टेबल खड़ा रहता है बाहर, 2-3 कांस्टेबल खड़ा था, वो बुजुर्ग बेचारा जमीन पे बैठा है और रो रहा है, और कांस्टेबल से पूछ रहा है कि भाई साहब कब तक आएंगे जज साहब, आज सुनवाई होनी थी, 3 घंटे से बैठा हूँ, 10 बजे का टाइम, सर्दियों का टाइम था, 10 बजे का टाइम था, 1 बज गए। तो कांस्टेबल एक ही बात बोलता है, भाई मैं कुछ नहीं जानता, जज राजा आदमी है, कितने बजे आएगा कितने बजे नहीं आएगा, दूसरी बात आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं कह सकते, नहीं आएंगे मतलब कोई पता नहीं है, वो राजा आदमी है, उनसे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। अब क्या करो, बैठे रहो चुपचाप। इसीलिए बोला पुलिस का अन्य न्यायिक व्यवस्थाओं के साथ रिलेशन नहीं है। अगला, अगला, मिसयूज ऑफ बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन। मिसयूज ऑफ बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजन
जमानत और अग्रिम जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग। जमानत और अग्रिम जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग। जमानत और अग्रिम जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग। ये समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर हो गया? अगला, लैक ऑफ लॉस, लैक ऑफ लॉस टू डील effectively in the emerging areas of crime, in the emerging areas of crime। नए नए प्रकार के उभर रहे अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कानूनों की कमी। प्रभावी कानूनों की कमी। हिंदी में, नए नए प्रकार के उभर रहे अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी कानूनों की कमी। प्रभावी कानूनों की कमी। ये समझ में आ गया नहीं आया? है ना? ये समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया नहीं आया? एक्चुअली वर्तमान में टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी की वजह से इतने ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं कि इनका कोई पता नहीं है। ऐसे ऐसे क्राइम बढ़ रहे हैं कि जिनका कोई मालूम नहीं है और पुलिस को खुद समझ में नहीं आता कि इस क्राइम से निपटना कैसे है, कानून क्या है इसके लिए। नहीं तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं, तुम बताओ मुझे। चलो, एक तरफ किसी जगह पर जुआ होता है, वो गलत है। सट्टा होता है, जुआ होता है, मैच फिक्सिंग होती है, वो गलत है, उस पर जेल हो रही है, ठीक है। और ये जो रोज ऑनलाइन जो गेम चल रहे हैं मैच फिक्सिंग, क्या नाम है, ड्रीम 11, ड्रीम 12 करके बनने है ना, ये ऑनलाइन, ये रोहित शर्मा खुद इसको क्या कहते हैं प्रमोट कर रहा है। इन पे ये इलीगल नहीं है, इन पर क्या कोई नहीं लगाते बैन। अब पुलिस खुद कंफ्यूज है, समझ में ना आता क्या हो रहा है इसमें। पुलिस को खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ सरकार ने पॉर्न फिल्में, अश्लील फिल्में पे बैन लगा रखा है कि यूट्यूब पे नहीं चलेंगी वो, या गूगल पे नहीं चलेंगी। भरमार है, पुलिस के सामने रोज कंप्लेंट आती है, उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रही है। ऑनलाइन सर्च मारो, अंधाधुंध पड़ी हुई है। अब पुलिस खुद कंफ्यूज है, समझ में ना आ रहा क्या होता है उनका। इसे क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से क्राइम ऐसे ऐसे नए नए उभरते हैं कि उनका कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं है। क्लियर हो गया? ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं। आजकल तो हालात ऐसे हैं कि इस प्रकार के अपराध पैदा हो गए हैं, कुछ इस प्रकार के अपराध पैदा हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तुम सब में से इतने जितने बैठे हैं, तुम जितने भी बैठे हो, इनमें से कोई तो ऐसा होगा जो पेटीएम यूज करता होगा, कोई एक आध तो होगा मतलब, अरे एक आध नहीं 10-12 होंगे, सही बात है ना, लगभग सब होंगे। मेरे को तुम्हारा किसी का नंबर नहीं मालूम। आजकल जो हैकर हैं या जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो ऐसे ऐसे तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे में से किसी भी नंबर को, मतलब कोई भी रैंडमली नंबर डाल करूं, मैं 892357 कुछ भी डाल तो करूं, पक्का है भारत में कहीं ना कहीं तो लगेगा। अरे कहीं ना कहीं तो लगेगा। 10 ट्राई करूंगा 2 तो लगेंगे यार, क्यों? 10 ट्राई करूंगा 2 तो लगेंगे। अब ऐसे में सुनो, मैंने वो नंबर डाला पेटीएम पे। पेटीएम पर नाम, मान लो इस लड़की का नाम आ रहा है रीना गुप्ता, मान लो रीना गुप्ता, डॉटर ऑफ राम कुमार गुप्ता। नाम आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी मुझे पता चल गया कि इस लड़की का नाम है रीना गुप्ता और इसके फादर का नाम है राम कुमार गुप्ता, ठीक है। अब सुनो, अब मैं इस लड़की को कॉल करूंगा उसी नंबर पे कि बेटा रीना बोल रही हो क्या? अब सोचो, बिना नाम जाने नाम पता चल गया ना पेटीएम से, बेटा रीना बोल रही हो क्या? ये बोलेगी हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? बेटा वो आपके पापा ने नंबर दिया था, राम कुमार, जो आपके पिताजी हैं श्री राम कुमार जी, उन्होंने नंबर दिया था मैं आपका, कि मैं जो उनको 10,000 रुपये देने थे वो आपको दे दूंगा। अब देखो, 2 चीजें श्योर हो गई कि पहला तो नंबर लड़की का करेक्ट है, दूसरा रीना नाम भी करेक्ट है, तीसरा फादर का नाम भी करेक्ट है। लड़की आश्वस्त हो गई कि यार मेरे पापा ही ने दिया। तो बेटा आपके पापा ने बोला था कि वो पैसे 10,000 रुपये देने हैं, वो आप ही को दे दूंगा। बेटा वो अपने इसी नंबर पर पेटीएम चलाते हो? बेटा किस पे चलाते हो? हाँ अंकल मैं इसी पे चलाती हूँ, पापा ने बोला है तो आप ट्रांसफर कर दो। सही है, तो ठीक है बेटा, मैंने आपको एक लिंक दिया, उसको एक्सेप्ट कर लो। क्या कहते हैं, तुरंत जैसे एक्सेप्ट करोगे तुरंत पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो लड़की ने कहा ठीक है अंकल, बेटा होल्ड करना, एक्सेप्ट कर लिया क्या? बट अंकल कर रहे हैं 1 मिनट। अच्छा हाँ अंकल यही लिंक है? हाँ अंकल हाँ इसमें एक्सेप्ट का आ रहा है, तो एक्सेप्ट दबा दो बेटा। दबा दिया, खाता खाली, खाता खाली। खाते में 2, 4, 5, 10, 50,000 कुछ तो होगा, खाली मैदान था। देख लो, मैंने तो रैंडमली बोला था, मुझे क्या पता था कि बकरा सामने बैठा है। अब एक बात आओ, तुम कहोगे ऐसे नहीं होता, कोई विश्वास नहीं करेगा। अबे 50 को कॉल करूंगा, 5 तो विश्वास करेंगे। और 5 के खाते में 5-5 हजार भी पड़े, अरे 2-2 हजार पड़े हैं,
तो नॉर्मल तो सब इतने में तो होंगे सबके में, किसी के में तो भैया 50-60 हजार ही होंगे, लाख भी हो सकते हैं, पूरे गायब हो जाएगा खाता। अगर मैं कह रहा हूं 2-2 हजार रुपए वाली 5 ग्राहक भी दिन में पकड़ लिए, 10 हजार रुपए आ गए, 10 हजार रुपए तो आ गए। ये मेन फैक्टर है, समस्या पैदा हो रही है। अब पुलिस से अब तुम जाके कहो शिकायत करनी है, पुलिस वालों खुद ना मालूम इसका होगा क्या, पुलिस वालों खुद नहीं मालूम, क्यों? क्योंकि इसमें जो जाता है ना पैसा, किस खाते में जाता है वो दिखाई देता नहीं है। अब आप पुलिस से कहोगे एफआईआर लिख लो, तो हो सकता है तुम जबरदस्ती विधायक से जुगाड़ लगा के एफआईआर लिखवा भी दोगे, क्या मिलना है उसका, क्या मिलना है? जांच पेंडिंग में पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को खुद मालूम होता तो वो ना फंसते ना, वो तो खुद फंसे बैठे हैं 2-4। तो ये कहां से आ गया, ये समझ में आ गया? अरे तो छोड़ो, आजकल इतने टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं, उनका कोई रास्ता नहीं है। एक आगरा के, एक नाम नहीं लूंगा, किसी की डिग्निटी का मुद्दा है, आगरा के एक प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, नामी गिरामी प्रोफेसर थे भाई, और उनके ऊपर क्या हुआ, उनके पास एक कॉल आई, वीडियो कॉल, प्रोफेसर थे सीधे बेचारे, 60-65 साल में बुजुर्ग हो गए। अब वो क्या करे, वीडियो कॉल, वो जानते तो है नहीं इतना, लेकिन फिर भी इतना थोड़ा बहुत अंदाजा था, उन्होंने उठा ली कॉल। तो प्रोफेसर साहब देख रहे हैं कौन, सामने से एक लड़की है, और वो लड़की क्या थी, लड़की को तो कुछ ऐसे कपड़े पहने थी कि उसने एक झटके में यहां से कुछ किया और सारे कपड़े गायब, लड़की के सारे कपड़े गायब, पूरे गायब हो गए। प्रोफेसर साहब कह जी क्या हो? जब तक सोच पाते यार, दिमाग रैंडमली किसी का काम नहीं करेगा इतने में, तो जब तक सोच पाते तब तक कॉल कट गई। और उधर से प्रोफेसर साहब के पास व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई है 9 सेकंड की, उस 9 सेकंड में फोन अटेंड करते हुए, लड़की से बात करते हुए, लड़की सारे कपड़े उतारे हैं, वो वीडियो आ गई। अंकल 50 हजार भेज दो, नहीं तो वीडियो आप ही के घर पे भेज रहे हैं अभी। अब बोलो, सोचो, उन प्रोफेसर साहब की बेटी की कुछ दिन बाद शादी है, वो अपनी क्या इज्जत का फलूदा बनवाएंगे? नहीं, डर गया ना आदमी। उन्होंने कहा भाई ये क्या लग गई यार, समझ ही नहीं पाए। अब इतने में मैटर फंस गया। अब उन्होंने कहा आपके घर पे वीडियो भेज देंगे। अब अगर ये वीडियो भेज दी तो हमें, देखो तुमसे पूछ रहा हूँ, सामान्य आदमी तुम हो, डरोगे कि नहीं? उन्होंने कहा मेरे पास अभी तो नहीं है, अभी 15 मिनट में पैसा चाहिए। प्रोफेसर साहब थे, थोड़े बहुत पढ़े भी होंगे भैया खाते में। उन्होंने कहा कौन से नंबर पर डालने हैं? और भाई से वीडियो मत भेजना, मैं अभी डिलीट कर दूंगा वीडियो हमेशा के लिए, 50 हजार दे दो। 50 हजार कैसे भी इज्जत के खातिर दे दिए। अगले दिन दोपहर में फिर कॉल आ गया, अंकल 1 लाख रुपए का इंतजाम करो अभी के अभी। 3 दिन लगातार पैसे दिए, 3 दिन लगातार। अब 3 दिन बाद उसे पता है कि बेटी की शादी के लिए पैसा रखा है, ये सारा पैसा दे दिया तो शादी कहां से करूंगा बेटी की? तब जाके पुलिस के पास पहुंचे कि भाई साहब मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मुझे प्लीज बचा लो। तो पुलिस ने मामला तो गोपनीय रखा था, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर का तो आ ही जाता है मार्केट में, ऊपर ऊपर का आ गया, गोपनीय रखा था कि कौन थे कौन नहीं थे, वो छोड़ दिया। अब बताओ ऐसे में क्या करे कोई? अब पुलिस भी कर ले इसकी जांच, उठा के करके दिखाओ जांच, कहां से कॉल आया, पुलिस को खुद ना समझ में आ रहा, पुलिस वाले खुद देखते रहते होंगे, तो पल्ले पड़े तब ना यार। क्लियर हो गया? अगला अगला इसमें चाहो तो लाइक में क्राइम लिख लेना, लाइक जैसे मतलब इसी में लिखना लाइक मैच फिक्सिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल मैच फिक्सिंग चल रही है। अब तो खैर वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। अरे एक तो चक्कर क्या है यार, ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, पता नहीं कौन कौन से कप आ जाते हैं। तो जो मैच फिक्सिंग करने वाले हैं उनको तो क्या चाहिए, उनको तो बहाना चाहिए, किसी भी चीज पे लगा लेंगे वो तो। अगला अगला हेडिंग, अगला पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, राजनीतिक और कार्यकारी दबाव, ये समझ में आ गया? एक्चुअली चक्कर क्या है, पुलिस के ऊपर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत पड़ता है। पुलिस अगर ठीक से काम करना भी चाहे, मैंने मान लिया ठीक से करती है, मैंने मान लिया, लेकिन करना भी चाहे तो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी रोज फोन करते रहते हैं, और सिर्फ गलत काम कराने के लिए करते हैं, सही काम कराने के लिए कोई नहीं करता। या अधिकारी वगैरह इंटरफेयर करते रहते हैं, सही काम कराने के लिए कोई नहीं करेगा। कोई सांसद विधायक ऐसा नहीं है जो किसी सही काम के लिए फोन करे।
कोई सांसद विधायक ऐसा नहीं है जो ये बोले डीएम साहब ये लाइट खराब चल रही है, लाइट जुड़वाओ नहीं तो मैं सीएम साहब से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। कोई नहीं करेगा। हाँ, गलत काम करने के लिए कर देंगे कि वो मेरी पार्टी का आदमी है उसको छोड़ो, अभी उल्टा काम करवा लो इनसे। सही का तो समझ में ही नहीं आता इनको कभी, क्योंकि विधायक और सांसदों में इतनी ताकत होती है, ये चाहे तो देश सुधार दें यार पूरा। तुम्हारे आगरा में कहीं मान लो, मैं तुम्हारे आगरा में सपोज करो कहीं ना कहीं पे ऐसा हो कि रोड खराब हो, तुम्हें लगता है कि विधानसभा में विधायक और सांसद नहीं सही करा सकते उसको? क्या आगरा का सांसद अभी डीएम को फोन कर दे कि भाई डीएम साहब सीधी बात सुनो अच्छे से, ये एमजी रोड का ये वाला हिस्सा टूटा है और इसके बगल में जो रास्ता जा रहा है वो बुल का अंधेरा पड़ा रहता है, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 5 दिन में रोड सही करा देना। अगर 5 दिन में रोड सही नहीं हुई तो जो लोकसभा का सेशन आने वाला है अगला, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने लोकसभा में ये बात उठाऊंगा कि आप विकास नहीं कराते। डीएम कहो तुम्हारी लोकसभा में मुद्दा, मर जाऊंगा, 543 सांसद बैठे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का पारा घूम जाएगा दर झटके में ही, तो डीएम रोड सही नहीं कराएगा क्या? सेम की सेम कंडीशन, अगर कोई विधायक किसी डीएम को बोल दे कि ये रोड सही होनी चाहिए, ये स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, ये पार्क बच्चों के खेलने के लिए झूले लगने चाहिए पार्क में, अगर बोल दिया कि अगर ये लगने चाहिए, अगर 5 दिन में नहीं लगे या 10 दिन में नहीं लगे, तो मैं ये बात योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा में बोलूंगा। डीएम नहीं कराएगा क्या? उन्हें मालूम है कि अगर योगी आदित्यनाथ के सामने बोल दिया बाई चांस को, तो योगी जी के बाल तो है नहीं सिर पे, पारा और घूम जाएगा, गर्म तो रहते ही है वो। मतलब बता रहा हूँ यार, गरम मतलब वैसे तेल भी लगा लेते, चपड़ते हैं वो चमचमाता है तेल। अगला अगला एड अगला लिखना, अनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव प्रिवेंटिव लॉ, लॉ लॉ are not sufficient in present situation, are not sufficient in present situation। वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में, परिस्थिति में इन प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति में जो कानून है वो पूरी तरह प्रभावी नहीं है, जो पूरी तरह प्रभावी नहीं है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? बताइए, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जितने भी सारे कानून हैं यार, इफेक्टिव कहाँ है? अंग्रेजों के जमाने के चले आ रहे हैं, ये देख लो, इधर आ जा। इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए, हमें आज ही ढो रहे हैं इसको, आज भी ढो रहे हैं। बताओ, लगभग 150 साल तो सब में हो गई, तीनों लगभग ऑन एन एवरेज हो गई कि नहीं हो गई? 150 सालों से यही कानून चले आ रहे हैं, आज तक सरकार बदल नहीं रही है। अब बदलने वाला कानून आ रहा है, आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना, मैं आज की डेट में तो नहीं है ना, अब आ रहा है, वो बात अलग है, मान लेता हूँ मैं। तो सुधर रहे हैं, चलो मान लिया, 75 सालों में तो जागे, 75 सालों में आज़ादी के बाद अब तो जागे। चले आगे, अब डालो हेडिंग, हेडिंग डालना, प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन पुलिस फंक्शंस, प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन पुलिस फंक्शन, पुलिस की कार्यप्रणाली में विद्यमान समस्याएं, पुलिस की कार्यप्रणाली में विद्यमान समस्याएं, विद्यमान समस्याएं। चले आगे, आ जाए इसमें, मतलब कौन कौन सी समस्याएं जो पुलिस के सामने आ रही हैं। पहला पहला प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट। पुलिस की आधारभूत संरचना, पुलिस की आधारभूत संरचना, कॉमा संगठनात्मक व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार, संगठनात्मक व्यवहार और वातावरण से संबंधित समस्याएं, और वातावरण से संबंधित समस्याएं। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? नहीं समझ आ रहा तो देखो, इसमें 3 शब्द हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैंने अभी आपको बताया पुलिस में सीनियर अधिकारियों का व्यवहार उतना अच्छा
नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस के पास रियल में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। आज भी देखना, तुम आज भी देखना, थाने के बाहर में बहुत सारे राज्यों में थाने के बाहर में पुलिस वाला एक राइफल लेके खड़ा होता है, राइफल लेके। वो राइफल होती है 4 किलोमीटर लंबी, ऊपर से बाहर चाकू भी निकल रहा होता है वो 50 किलो की। पुलिस वाला खड़े खड़े सुबह ले शाम तक टेढ़ा हो जाता है। अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। नहीं, अब तो खैर उत्तर प्रदेश में तो खैर पुलिस को जीप अच्छी दे दी है, नो डाउट, मान अच्छी दे दी है। लेकिन आज भी बहुत सारे राज्यों में हालत ऐसी है कि स्थिति खराब है। बहुत सारे राज्यों में हालत ऐसी है कि स्थिति खराब है। एक बार की बात थी, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी अलीगढ़ में, बहुत पहले की बात है। तो मैं वहाँ पर गया था, तो पापा ने मुझसे कहा कि गाड़ी, मतलब 4 व्हीलर गाड़ी थी उनकी, ये धुलवा ला जाके उस पर प्रेशर पे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रेशर ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, उस पर जाकर धुलवा ला। मैंने कहा ठीक है। सर्दियों का टाइम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी। मैं चला गया, तो वहाँ जहाँ प्रेशर था, वहीं प्रेशर के बगल में चाय का खोखा था। मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने, मेरे गाड़ी ले जाने से पहले वहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी पहले से खड़ी थी, वो उसको धो रहा था। मैंने कहा भाई साहब मेरा नंबर कितनी देर में आएगा? इसके बाद ही आ जाएगा भाई साहब आपका। मैंने ठीक है। मैं उसको खोके बैठ गया, मैंने जैसे ही नंबर आए तो मैं लगाऊं गाड़ी। तो जैसे ही वो धुल गई, उस धुलने से, मतलब उसके कंप्लीट होने से पहले ही पुलिस वालों की गाड़ी आ गई। पुलिस वालों की जीप थी नीली वाली, वो जीप आ गई, उसमें 2 सिपाही बैठे थे। अब दोनों के दोनों आते ही उस लड़के को बोलते हैं, ओ इसको धो दियो, तो पुलिस वालों की गाड़ी धो दियो। मैं समझ गया अब मेरी तो चलेगी नहीं, अब मेरा नंबर तो कट गया, खाकी के आगे किसकी चलती है भाई, ये पिटूंगा भी यहीं पे। तो क्या हुआ, अपन अब बैठे थे, अब तो पुलिस वालों को बहुत ठंड लग रही होगी, तो चाय के खोखे पे आ गए, उससे बोलने लगे चाय दे थोड़ी दो। तो वो कांच का लोटा, सॉरी वो गिलास था, जो लोटा नहीं यार, वो गिलास में उसने चाय दे दी। अब वो पुलिस वाले चाय पीने लगे, तो ठंड सी लग रही होगी थोड़ी, गरम गरम करके पी रहे थे, गरम गरम पी रहे होंगे, बढ़िया थे। अब उतना हो गया, उसकी गाड़ी धुल गई। धुलने के बाद उसने पुलिस वालों से बोला, भाई साहब इसे लगा दो, लाओ धो दूं। अब पुलिस वालों को उठने का मन नहीं करे, ठंड में कहाँ पर है। तो मुझसे बोलते हैं, तुम गाड़ी चलाना जानते हो? मैंने कहा ये धक्का मार के थोड़ी लाया हूँ, ये चलाना जानता हूँ तभी लाया हूँ, तो इसको जरा ऊपर चढ़ा देना वहाँ पे। मैंने कहा लाओ तो। अब मैं पहली तो गाड़ी की चाबी, वो जीप महिंद्रा की, उसमें बड़ी तो मुश्किल में चाबी ना लगे यार, तो मैं स्टीयरिंग घुमा घूम के करके मैंने लगा दी, और लगा दी तो स्टार्ट ना हो, और बड़ी समस्या। मैंने कहा बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा कैसे करो, चाबी की थोड़ा कान अच्छे से मोड़ा तो वो स्टार्ट हो गई, हो गई। अब उसने कहा क्लिच दबाई मैंने और गियर डाला, तो गियर डाला, आ गई नहीं बोले। फिर मैंने दोबारा डाला, मैंने बड़ा ही आ गई नहीं बोले, खर खर कर रही। तब तक वो पुलिस वाले बोलते, ओ भाई साहब। मैंने हाँ, उसका पहला गियर काम नहीं करता, दूसरे गियर में चलाओ, दूसरे में। मैंने कहा यार हत्या है। अब आपसे पूछ रहा हूं, आज की डेट में क्रिमिनल चोरी करता है, क्रिमिनल चोरी करता है हायाबुसा मोटरसाइकिल पे, और ये पुलिस वालों की दूसरा गियर काम करता है। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे नहीं बढ़ती है यार। अब क्रिमिनल मान लो कहीं चोरी करके, डकैती डाल के बैग भर के ले जा रहा है, पीछे हायाबुसा स्टार्ट करके भाग रहा है, और जो पुलिस वाले उसका पीछा करेंगे, कर लेंगे, पीछे कहेंगे धीरे धीरे चल, हम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल यार। अब इसलिए बोला इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, उतना अच्छा नहीं। मान लिया राज्यों में अच्छा दे रहे हैं अब, लेकिन अब धीरे धीरे दे रहे हैं, तो उसको सुधरने में टाइम लगेगा। अभी भी चलेगा, बहुत सारे थाने ऐसे हैं उनकी छत झड़ती है ऊपर से, क्योंकि एक तो चक्कर क्या है कि अंग्रेजों के जमाने के बने हैं बहुत, तो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं सब। देखना ज्यादातर थानों का पेंट थोड़ा येलो से कलर का होता है, थोड़ा सा येलो से कलर का होता है, ज्यादातर अंग्रेजों के जमाने का चला आ रहा है ये, चेंज नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर ने। और एनवायरमेंट मैंने बोला सारा का सारा सिस्टम, इसलिए पुलिस के फेवर में नहीं है ये पूरा। अगला, अगला, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का अभाव, आधुनिक तकनीकों का अभाव, जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का अभाव, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये समझ में आ गया? पुलिस के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, पुलिस के पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, वही पुराने ठर्रे में चली आ रही है अभी भी, वही पुराना सिस्टम चला रहा है अभी भी। अगला, अगला, टू लार्ज पॉपुलेशन टू हैंडल, टू लार्ज पॉपुलेशन टू हैंडल, अत्यधिक जनसंख्या को संभालने की चुनौती, अत्यधिक जनसंख्या को संभालने की चुनौती। संभालने की चुनौती।
ये समझ आ गया? जनता बहुत है, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लेना, ब्रैकेट में लिख देना पुलिस पब्लिक रेशियो या पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, पुलिस और जनसंख्या का अनुपात, पुलिस और जनसंख्या का अनुपात, रेशियो रेशियो। अगला अगला, करप्शन एंड एक्सटॉर्शन एट ए डिफरेंट लेवल, करप्शन एंड एक्सटॉर्शन एट ए डिफरेंट लेवल, विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार और वसूली, वसूली। एक्सटॉर्शन, देखो भ्रष्टाचार तो तुम जानते होगे, वसूली तुम जानते नहीं होगे, बता रहा हूं सुनो। देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सब में ऐसा है, लेकिन लगभग लगभग 80-90% ऐसा है जो बता रहा हूं। वसूली का मतलब क्या होता है? जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, अरे यार, जब कोई भी डिस्ट्रिक्ट में एसपी अपॉइंट होता है ना, अपॉइंट होता है, तो वो ऊपर राज्य में पैसे देके आता है एसपी बनने के लिए। ये बात समझ में की नहीं आई? कोई भी एसपी, तो आईपीएस को जो एसपी बनाते हैं तो स्टेट में पैसा देके आता है एसपी का चार्ज लेने के लिए। 90% 80% केसेस में ऐसा ही है। 10 से 20% में ईमानदारी है कि तुम काबिल हो तो तुमको चार्ज दे दें, तुम काबिल हो तो, अदरवाइज ये कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल में पूछता हूं, अगर कोई बंदा एसपी बनने के लिए 2 से 5 करोड़ रुपए देके आया है, अब आप कहोगे 2 से 5 करोड़ क्यों? ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वैरी करता है, हर डिस्ट्रिक्ट कमाई का नहीं होता। कुछ डिस्ट्रिक्ट कमाई के लिए ज्यादा है, पॉपुलर है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कम है। कोई बंदा 2 से 5 करोड़ लेके आया है तो वो कमाने की तो आया है, 2 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो 50 करोड़ कमाएगा ना, तभी तो आया है वो। अब दूसरा बात, जो थाने होते हैं उन थानों का जो चार्ज दिया जाता है वो भी 2 से 5 लाख रुपए मिलता है। 80% कंडीशन यही है। 20% काबिल लोग होंगे उनको मिलता है। भारत के मैक्सिमम राज्यों में, 70% राज्यों में यही कहानी है। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2 से 5 लाख रुपए में थाना इंचार्ज चार्ज लेता है 50,000 से 1 लाख रुपए में चौकी मिलती है चौकी इंचार्ज को, है कोई सिपाही कांस्टेबल भी होता है ना, वो चौराहे पे खड़े होने के लिए, जांच करने के लिए या चालान वालान काटने के लिए भी 2,000 रुपए की जुगाड़ करता है वो। अब आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे कोई भी चौराहा हो, वहां पे ठेले वाले खड़े होते हैं, गोलगप्पे वाला खड़ा होता है, छोले भटूरे बेचने वाला खड़ा होता है, ये तुम्हें लगता है कि ये खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। नियमों के अनुसार खड़ा होना गैर कानूनी है। हर जगह की लगने की, रेडी लगने की जगह होती है, लेकिन मिलते कहाँ है? चौराहे पे। इसे कहते हैं अतिक्रमण, अतिक्रमण। लेकिन ये लगा कैसे लेते हैं ठेला? क्योंकि ये हर थाने में अपना 200 रुपए 300 रुपए दिन के दे के आते हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक बात पूछ रहा हूं, मान लो मैं पुलिस वाला हूं और मैं थाने में बैठा हूं और पैसा देके थाने में पोस्टिंग कराई है मैंने, ठीक है? अब ये लड़की मेरे पास कंप्लेंट लेके आई है, तो मैं इस लड़की को कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए क्या पहले मैं इस लड़की को इस नजर से देखूंगा कि इसकी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, या मैं इस नजर से देखूंगा कि कैसे इसकी जेब से 500 रुपए निकालने हैं? सीधा फॉर्मूला है। अब आप कहोगे ऐसा हो क्यों रहा है? फिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में ईमानदारी पूरी तरह से तो नहीं, 90% खत्म हो गई। 90% खत्म हो गई। हाँ मैं मानता हूं 10 से 20% आईएएस आईपीएस ऐसे होंगे जो काबिल होंगे, उनको चार्ज मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा। हमने एक मूवी देखी होगी अजय देवगन की, गंगाजल, अजय देवगन की गंगाजल, ठीक है? उस मूवी में अजय देवगन एक ट्रेन में जाता है, जब उसको तेजपुर डिस्ट्रिक्ट दिखाई है, शायद उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी बनाते हैं, तो ट्रेन में बैठा होता है, तो मतलब पता नहीं कि सिगरेट पी रहा होता है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है सर। फिर वहीं पे सामने 2 बंदे बैठे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। वो अजय देवगन से कहता है आप पियेंगे? उन्होंने कहता नहीं मैं नहीं पीता। तो वो उस अजय देवगन से पूछते हैं कि आप कौन है? तो वो कहता है मैं आईपीएस हूँ। वो कहता है, फिर पूछते हैं अच्छा तो कहाँ पर है इस वक्त? अभी अभी मेरी पोस्टिंग तेजपुर एसपी हुई है। वाह, तेजपुर तो कमाई वाला जिला है, कम से कम 50 लाख रुपए में चार्ज मिला होगा। 50 लाख रुपए में मतलब 50 लाख रुपए दिए होंगे तब चार्ज मिला होगा तेजपुर का। तो अजय देवगन कहता नहीं नहीं मैं तो ईमानदार हूँ, वैसे ही बिमल गुटखा बेचता हूँ, मैं वैसे नहीं करता काम। मूवी में तो ईमानदारी दिखाते हैं भैया, हीरो है तो वो थोड़ी करेंगे हाँ कि 50 लाख में मिला है। लेकिन सच्चाई यही है कि 70-80% केस ऐसे ही हैं। 70%। ये तुम्हें कितना लगता है? ऑटो वाले खड़े होते हैं चौराहों पे, ऑटो वैसे भर नहीं सकते, ऑटो खड़े होने का स्थान होता है, लेकिन चौराहे पे खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि पैसे देके खड़े होते हैं भरने के लिए सवारी। कोई भी हो, मेन कंडीशन यही है। अगला, अगला,
लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस, लार्ज पेंडेंसी ऑफ केसेस है, केसेस है इन जुडिशियरी, न्यायपालिका में अत्यधिक लंबित मामले, न्यायपालिका में अत्यधिक लंबित मामले, मामले। ये बात समझ आ गई नहीं आई? देखो, आज अगर देखा जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट, अरे यार, सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। आज की डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लाइन सुनना, आज की डेट से अगर कोई नई एफआईआर ना आए, नया कोई केस ना आए, मान लो मैंने मान लिया कि आज के बाद कोई केस नहीं आएगा, आज भी जुडिशियरी में इतने केस पेंडिंग पड़े हैं कि अगर पिछले पेंडिंग केसों की सुनवाई ये सारे के सारे कोर्ट सुनवाई करना शुरू करें और रेगुलर कर दें, बिना खाना पीना खाए 24 घंटे लगातार सुनवाई करें, तो भारत के पुराने मामलों को निपटने में 50 साल लगेंगे। अभी पुराने मामलों को निपटने के लिए शर्त यह है दो, कि नया केस कोई आए नहीं, आए नहीं, और दूसरी बात, जज 24 घंटे बिना खाना पीना खाए 50 साल तक सुनते रहे। तब ये मेरा खुद का स्टेटमेंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने खुद कहा था ये बात। भारत में कोर्ट में इतने मामले लंबे थे, और सुनो, कोर्ट में इतने लंबे थे, मान लो मैं एक शहर की बात कर लूं तो आगरा में 40 थाने मैंने मान लिया, हर थाने में ऑन एवरेज 5 से 10 एफआईआर रोज की होंगी, अंदाज से मान लेते, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 5 मान लेते हैं, या ठीक है, 5 एफआईआर टोटल मिला के कितनी हो गई? ये 200 एफआईआर एक थाने में, सही है। अब एक बात पूछ रहा हूं, इन सारी एफआईआर जो लिखी गई हैं, इनके मामले कोर्ट में तो जाएंगे नहीं जाएंगे? वो कोर्ट में जाएंगे, जज ही सुनेगा। आगरा में 10 से ज्यादा जज नहीं होंगे। अब एक जज क्या 20 एफआईआर को सुन सकता है दिन में? क्या 20 मामलों की सुनवाई कर सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं। कितने की सुनवाई करेगा? 3, 4, 5, कोर्ट 4 घंटे तो गिनती खुलता है, 4-5 घंटे, क्या सुनवाई होगी उसमें? अब कहां से केस की पेंडिंग सुनवाई हो जाए? और तुम्हारा कल को कोई मामला चला गया, भगवान न करे कोर्ट में मामला जाए, चला गया तो बर्बाद हो जाओगे। और कोर्ट में मामला चला गया तो आराम से 10 साल तक बैठे रहो घर पे, सुनवाई नहीं होगी। न्यायपालिका की हालत ये है, नहीं समझ आया? न्यायपालिका की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। देखो एक बात सुनो, न्यायपालिका में 70% करप्शन है, 30% मैंने मान लिया जज ईमानदार है, मैंने मान लिया ईमानदार है। जब न्यायपालिका पूरी तरह से ईमानदार हो जाएगी, 100% ईमानदार हो जाएगी, याद रखना, देश का आम व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। अभी आम बंदी मरा हुआ है आज की डेट में, इन भाई साहब को कोई मारे पीटे टॉर्चर करे, है, मान लो इनके साथ टॉर्चर करे, तो इसके सामने एक ताकत है अंबेडकर साहब की, क्या कि उस बंदे को बोलता है तेरे चल, तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। सही बात है कि नहीं है? धमकी तो दे ही देता है, कोर्ट में देख लूंगा, लेकिन कोर्ट में तो जब मालूम पड़ेगी मैं क्या करूंगा कोर्ट में जाकर, 25 साल तो लगेंगे मुझे यार। क्या करूंगा कोर्ट में जाकर, 25 साल तो लगेंगे। अब वकील फ्री में सुनने वाला नहीं है, इसलिए आम आदमी नशे नशे में तो इसने बोल दिया कि कोर्ट में देख लूंगा। तो सुबह होश में आएगी तो पता चलेगा भाई यार क्या कोर्ट वोट देखो मार ले। ये सच्चाई है यार, आम आदमी कर ही सकता। देखो पुलिस वाले तुम्हें देखते होंगे, पुलिस वाले देखोगे रोज तुम्हें, रोज आम आदमी को कान पे लगा देते हैं, रसीदे काटते हैं, रसीदे काटते हैं। वैसे कायदे में तो पुलिस वाले अगर तुम्हारे को टॉर्चर करे तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत, जा सकते हो ना, लेकिन आम आदमी जा नहीं सकता। मान लो इनकी कान पर रसीद काटी पुलिस वालों ने एक, तो जाने को सुप्रीम कोर्ट चला जाए, पुलिस वालों को सजा दिलवा देगा, लेकिन ये जानता है कि सजा दिलवाने में 25 साल मुझे लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये देखता है किसी कोई देख तो नहीं रहा, मार खाते में बस, और कुछ नहीं, बाढ़ में अंदर। आदमी क्या कर रहा है यार, जब पुलिस वाले ने मारा है तो चुपचाप देखता है, कोई देख तो नहीं, पड़ोसी पड़ोसी खड़ा हो, पता पड़े लड़की ने वीडियो बना दी भेज दिया, मोहल्ले में पिट रहा था पुलिस वालों से। ये इंडिया की मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब समस्या पुलिस की तरफ से भी है, न्यायपालिका की तरफ से भी है, और आम जनता की अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से भी है। और जनता क्या है, जनसंख्या बढ़ाती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सब 2-2, 3-3 पैदा कर रहे हैं। हाँ हाँ, जितनी देर में मैंने 7 बोली है ना, जनसंख्या बढ़ाती जा रही है, इतने में 5,000 पैदा हो गए होंगे, इतने में 5,000 पैदा हो गए यार, तुम बात रहे हो, बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ आपको, तो इतने में आगरा में हुए होंगे 2-4 तो अभी। अब बताओ जनसंख्या बढ़ेगी नहीं यार क्या? अगला, insensitivity of human right, insensitivity of human right,
इनसेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की असंवेदनशीलता, मानवाधिकारों की असंवेदनशीलता। बताओ ये कोई कमेंट कर रहा है? बड़ा फनी है यार, कैसे कैसे बंदे हैं। तो बता, एक मिनट बस बताता हूँ, फिर करना नहीं था नीचे जरा। भाई जिसका दिल टूटा हो वो सर से पढ़ाई करो, कसम से याद नहीं आएगी। पता, मैं कोई दिल तोड़ के जोड़ रहा हूँ क्या यार किसी का यार। अगला क्या, कौन सा लिखा था लास्ट? इनसेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब इसका ये हुआ मानवाधिकारों की संवेदनशीलता नहीं है, कोई मानवाधिकारों को समझ ही नहीं रहा है, सबको पकड़ के तोड़ते रहते हैं। अगला, ओवरलैपिंग इन फंक्शंस ऑफ पुलिस, पुलिस के कार्यों में अति व्यापन, पुलिस के कार्यों में अति व्यापन, पुलिस के कार्यों में अति व्यापन। ये समझ में आ गया नहीं आया? ये समझ में आ गया नहीं आया? ये, अरे यार, अति व्यापन का मतलब है उन्हें खुद नहीं मालूम कि कितने काम करने हैं हमको, उनको इतने काम पेंडिंग में रहते हैं, वो खुद परेशान रहते हैं यार। अगला, डाइवोर्स ऑफ अथॉरिटी, डाइवोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी, प्राधिकार का जिम्मेदारी से अलगाव, प्राधिकार का जिम्मेदारी से अलगाव, डाइवोर्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। डाइवोर्स मतलब होता है तलाक, मतलब लगाव है यार, तलाक। तो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो इधर सुनो, पुलिस के साथ एक पंगा है, जो सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनके पास अथॉरिटी ज्यादा है, ये चिन्ह समझ में आ रहा है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी कम है, ठीक है। और जो जूनियर अधिकारी हैं बेचारे, कांस्टेबल वगैरह है, कांस्टेबल है, दरोगा वगैरह, उनके पास क्या है, अथॉरिटी कम है और रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। देखो चोरी हो गई तो एसपी किसको सुनाएगा? दरोगा और कांस्टेबल को सुना देगा माँ बहन की अच्छी थी। अब जिसका मतलब चोरी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांस्टेबल और दरोगा की। और प्राधिकार है नहीं, ये गोली चला नहीं सकता, पकड़ किसी को सकता नहीं है, नहीं तो पब्लिक ह्यूमन राइट की बात करती है फिर। और ये क्या है, सीनियर अधिकारी एसपी वगैरह, इनके पास प्राधिकार शक्ति इतनी है कि पूछो मत, कोई इनसे बात पूछने वाला नहीं है, जिम्मेदारी इनकी है नहीं है, मतलब है लेकिन उतनी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम फंसी है दोनों में ही। ये अपना काम नहीं कर पा रहे, ये अपना, जबकि होना क्या चाहिए, अथॉरिटी इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी अथॉरिटी हो उतना ही जिम्मेदारी हो। अगला, अगला, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव, समन्वय का अभाव। ये समझ में आ गया? ये तो सरकार के मतलब सारे डिपार्टमेंट में है यार, नहीं है तो तुम्हें बताओ, तुमने भी देखो एग्जांपल देखा होगा, बताओ तुमको, देखो सरकार के सारे विभागों में देखना, सारे विभागों में, पुलिस का मेडिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुलिस का एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब में प्रॉब्लम चल रही है। तुम देखो सड़क बन जाती है तब बाद में याद आता है, अच्छा पाइपलाइन डालना रह गई है, तब सड़क फिर खोदते हैं, फिर उस सड़क को लीपापोती करते हैं, फिर बाद में आती है कि उसकी लीपापोती कर दी, अब यार गैस की पाइपलाइन और रह गई थी, दोबारा खोदो। भाई यार एक बात बताओ, तो अपन के माँ बाप ने जब घर बनवाया होगा, तो जब घर में जब दीवार पर जो ईंटें लगती हैं, तो माँ बाप बिजली का मिस्त्री, माँ बाप नल का मिस्त्री पहले से बुला के रखते हैं, नहीं रखते कि भाई तू अपनी फिटिंग पहले कर ले, पता पड़े तू बाद में तोड़ फोड़ करे। तो सरकार इस बात को ऐसा क्यों नहीं करती? फिर सरकार भी जब रोड बना रही है तो पहले से ही ये गैस की पाइपलाइन, ये बिजली की पाइपलाइन, क्या क्या जो भी है, इनको पहले से बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? इसीलिए भारत में ज्यादातर रोड टूटी पड़ी हैं। बनती तो सही है, सड़कें खराब बनती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो ओवरलैपिंग की वजह से गड़बड़ हो रही है, सरकारी विभाग आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अगला, अगला, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन, कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन, एंड फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन का असफल हो जाना, और प्रशासन का असफल हो जाना।
ये तो समझ आ गया हो, कानून ठीक से क्रियान्वित नहीं हुए, प्रशासन अपने कार्य को पूरी तरह कर नहीं पाया, इसलिए फेल हो गया है। चले आगे। अब डालें कोर प्रिंसिपल फॉर पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधारों के लिए आधारभूत सिद्धांत, पुलिस सुधारों के लिए आधारभूत सिद्धांत, के लिए आधारभूत सिद्धांत। कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, अब पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए हम कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। पहला, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, निर्वाचित सरकार, निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारियां तय की जाएं, निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारियां तय की जाएं। ये बात समझ में आ गई नहीं आई, ये बात समझ में आ गई नहीं आई। देखो, जो भी सरकार बने, वो सरकार जिस दिन शपथ ले, तो सरकार जब चुनाव लड़ती है, मतलब कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है, तो पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, घोषणा पत्र कहते हैं। कोई कहती है कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, चुनाव जीतने के बाद में चूल्हा चम्मच लोटा जो भी है वादे देती है, ठीक है। हम संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान करवाएं कि जब सरकार पार्टी जो चुनाव लड़े और अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखे, वो कितने दिन में पूरा करेगी ये बताए, और अगर उतने दिन में वो पूरा नहीं होता तो सरकार इस्तीफा दे, या संविधान में लिखा जाए। नहीं आया समझ में, क्लियर कर दो। मतलब पार्टी कोई भी, जैसे मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, झाड़ू पोंछा पंखा कुछ भी है, कोई भी पार्टी है, वो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में दो बातें जारी करे। क्या, ये क्लियर कर दो संविधान में, क्या कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको ये दे देंगे, और ये भी बताओ कितने दिन में दोगे तुम। मान लो बोला कि हम लोगों को सबको फ्री शिक्षा, शिक्षा तो खैर फ्री है, मान लो सबको महिलाओं को सिलेंडर देंगे, ठीक है, तुमने दे दिया, बोल दिया, कितने दिन में दोगे ये बताओ। अब अगर सरकार जिस दिन शपथ ले ले उस शपथ से वो दिन काउंट कर लो, उतने दिन में अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो गवर्नमेंट इस्तीफा दे, संविधान में लिखा हो। इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर में काम अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीते। नहीं आया समझ में? बाकी संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं अभी, इसीलिए ऐसा चला आ रहा है। माना कि अंबेडकर साहब ने नहीं लिखा ये, तो भाई उस वक्त लिख भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे पास उस वक्त संविधान बनते समय पैसे नहीं थे। अब तो हैं, अब लिखो। लेकिन कोई सरकार ऐसा करेगी या नहीं करेगी ये मैं नहीं कह सकता, चांस तो नहीं है। अगला, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस, पुलिस की जवाबदेहिता और स्वायत्तता, पुलिस की जवाबदेहिता और स्वायत्तता, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस, पुलिस की जवाबदेहिता और स्वायत्तता। क्लियर है? मतलब ये डिफाइन करो कि पुलिस की जवाबदेहिता कितनी होगी, मतलब किन किन मामलों पर जवाब देगी, और स्वायत्तता दे दो, उसे काम करने की छूट दे दो। काम करने की छूट दे दोगे तो इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। अगला, अगला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन, कार्यों का विकेंद्रीकरण, कार्यों का विकेंद्रीकरण। ये समझ में आ गया नहीं आया? कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, मतलब थाना लेवल पे या चौकी के लेवल पर साफ साफ क्लियर कर दिया जाए कि ये जो बंदा है, जो दरोगा है या ऐसा ही है, ये चोरी के मामले देखेगा, ये जो बंदा होगा ये बलात्कार के मामले देखेगा, ये जो बंदा होगा ये छेड़छाड़ के मामले देखेगा, ये जो बंदा होगा वो ये मामले देखेगा। अब उनकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दो, अपना अपना काम करें। अभी क्या है, एक ही आदमी को ये भी ये भी ये भी ये भी ये पगला गया, हो गया काम। अगला, अगला, इंडिपेंडेंस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक जांच प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक जांच प्रक्रिया को अलग कर दिया जाए। ये समझ में आ गया? मतलब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो इन्वेस्टिगेशन का काम, इधर देखो, इधर देखो, दो चीजें हैं। एक होता है क्राइम को कंट्रोल करना, ठीक है, और एक होता है क्राइम का, या जो क्राइम अपराध हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन करना।
ठीक है, ये दोनों काम अलग अलग बंदा करे। क्राइम कंट्रोल करने के लिए गश्ती करनी पड़ती है, पेट्रोल घूमना पड़ता है, कोई चोरी डकैती छेड़छाड़ नहीं हो जाए, इसके लिए ये काम है। और इसके लिए जांच करने के लिए अलग तकनीक चाहिए होती है। आज क्या है, आज वही दरोगा जांच भी करता है, वही पेट्रोलिंग भी करता है। हमें चाहिए कि ये काम अलग से करवाओ, किसी आदमी से करवाओ और इसके लिए अलग बनाओ, तब सही होगा सर। क्लियर हो गया? अगला, अगला, सेल्फ एस्टीम ऑफ पुलिस। सेल्फ एस्टीम ऑफ पुलिस, पुलिस के सम्मान को बढ़ावा दिया जाए, आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाए, पुलिस के आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर है? अगला, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, आपराधिक कानूनों में सुधार किए जाए, आपराधिक कानूनों में सुधार किए जाएं। लॉ रिफॉर्म, आपराधिक कानूनों में सुधार किए जाएं। क्लियर हो गया? अगला, पुलिस टू बी ए सर्विस। पुलिस टू बी ए सर्विस, टू बी ए सर्विस, पुलिस एक सेवा होनी चाहिए, पुलिस एक सेवा होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? आज की डेट में पुलिस एक नौकरी है, कि पुलिस की नौकरी की जगह में क्या बनाना पड़ेगा? सर्विस। अब आपको किससे क्या फायदा होगा? जब नौकरी करते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, जब सेवा करते हैं तो एहसास होता है जिम्मेदारी का। नहीं आया समझ? अगर किसी भी काम को नौकरी समझ के करोगे तो आपको फॉर्मेलिटी होगी कि 4 बजे जाना है, वे यार 4 बजे पहुंचना है। और जब तुम सेवा के रूप में करोगे तो तुम्हें वो काम करने में आनंद आएगा। दोनों में इतना बड़ा फर्क है। आगे समझ नहीं है? अगला, अगला, प्रोफेशनलिज्म इन पुलिस। प्रोफेशनलिज्म इन पुलिस, पुलिस में व्यावसायिकता लाई जाए, व्यावसायिकता लाई जाए। क्लियर हो गया? पुलिस में व्यावसायिकता लाई जाए। ये समझ में आया नहीं आया? व्यावसायिकता लाने का मतलब है कि पुलिस जो भी काम करे उसको अपना प्रोफेशन समझे। अब आप कहोगे प्रोफेशन समझने का मतलब क्या है? वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है ईमानदारी आ जाना। हमने कभी किसी आदमी से सुना होगा कि ये बंदा बहुत ही प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है वो अपने काम के साथ समझौता नहीं करेगा। प्रोफेशनलिज्म होना भी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना भी चाहिए। इसका मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो शराब पीने का शौकीन है, मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन उसका काम भी है कि वो मतलब कुछ करता है, मतलब कुछ काम करता है मान लो। तो देखो, जब तुम काम करो तो काम करो, शराब बीच में हाथ मत लगाना। ये शराब पीना तुम्हारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, वो काम के बाद। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है आप अपने काम में कोई भी गड़बड़ ना करें। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट के कर्तव्यों को पूरा किया जाए। क्लियर हो गया? अगला, अगला नहीं भाई, इसमें इतना ही। अब डालो स्मार्ट पुलिस। स्मार्ट पुलिस, पुलिस हिंदी में भी स्मार्ट पुलिस ही बोलते हैं। शुरू करो। अब स्मार्ट पुलिस समझना, थोड़ा समझना, पहले समझते ही आया माइंड में। देखो ये कॉन्सेप्ट है, अब स्मार्ट का मतलब क्या है वो सुनना। एक्चुअली 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस ली थी आसाम के गुवाहाटी में। उस आसाम के गुवाहाटी कॉन्फ्रेंस में सारे डीजीपी आए थे, स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उस 2014 की कॉन्फ्रेंस में पीएम ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। स्मार्ट शब्द जो है, पहले तो सुना स्मार्ट, स्मार्ट शब्द जो है वो हर शब्द के 2 अर्थों से मिलकर बना है, हर वर्ड के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एस के भी 2 मीनिंग है, एम के भी 2 है, हर एक के 2 है। अब क्या क्या है, तो सुनना। इस एस का पहला मतलब है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, और इस एस का मतलब है सेंसिटिव। अब आप कहोगे मतलब क्या हुआ? अपराधियों के लिए स्ट्रिक्ट हो और आम जनता के लिए सेंसिटिव हो। नहीं समझ आया? बात समझ आ गई वाली नहीं? दूसरा, एम का मतलब है, एम का मतलब है मॉडर्न, मॉडर्न, और इस एम का मतलब है मोबिलिटी। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक बने, आज के जमाने के अनुसार पुलिस अपने आप को ढाले। और मोबिलिटी का मतलब है, मोबिलिटी मोबाइल शब्द से बना है, मोबाइल।
मोबाइल और लैंडलाइन फोन में फर्क क्या होता है? लैंडलाइन फोन जो होता है वो कहीं एक जगह ले जा सकते हो तुम, वो घर पे ही लगा रहता है तार वाला, जैसे तुमको शादी में जाना ले जाओ तार वाले को संग में, नहीं, मोबाइल को ले जा सकते हो ना। क्लियर हो गया? तो मोबिलिटी का मतलब पुलिस गतिशील बन जाए, अपने आप को बदल ले। इंग्लिश में ही समझना इसको, क्योंकि हिंदी इसका वर्ड नहीं हो पाएगा, तो मीनिंग ही स्मार्ट तो इंग्लिश में निकला है। तो क्लियर हो गए? ए का मतलब है अलर्ट, अलर्ट मतलब पुलिस के कान हमेशा खुले रहे, इसका मतलब अलर्ट। अकाउंटेबल मतलब पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को समझे। क्लियर हो गया? रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव मतलब पब्लिक के इमोशंस को समझो, ठीक है। और रिलायबल, रिलायबल का मतलब है विश्वसनीय, जिस पर सब विश्वास कर सके। नेक्स्ट, टी का मतलब है ट्रेंड, मतलब पुलिस कैसी होनी चाहिए? ट्रेंड। और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब आज की तकनीक के अनुसार अपने आप को ढाल ले। अब इधर सुनो, ये समझ, स्मार्ट क्लियर हो गया पूरा? स्मार्ट में कोई डाउट तो नहीं है? अब इधर देखे, इधर अब पुलिस का मतलब है, पुलिस का देखना मतलब, पुलिस का मतलब पब्लिक ऑफिसर, इधर देखना, पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल नल इमरजेंसीज। क्लियर हो गया? पब्लिक ऑफिसर मतलब मैं, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड क्रिमिनल इमरजेंसी, ये है स्मार्ट पुलिस। बताए? हाँ, हर एक के, अरे हर एक के कितने मीनिंग है? दो। और एक चीज देखना, दोनों मीनिंग जो है ना, दोनों वो परिस्थितियों के अनुसार है। देखा नहीं मैंने क्या बोला था? अपराधियों के लिए कैसे, विकास दुबे के लिए कैसी हो गई? स्ट्रिक्ट, गाड़ी पलट गई, नहीं आया समझ? जनता के लिए गाड़ी पलटेगी क्या? नहीं, जनता के दर्द को समझेगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो शुरू करूं। अब डालो हेडिंग, बेनिफिट ऑफ स्मार्ट पुलिस, बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट पुलिस। ऑफ स्मार्ट पुलिस, स्मार्ट पुलिस के लाभ, स्मार्ट पुलिस के लाभ। सारे लाभ ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ऐसा दिया है जबरदस्त, कॉन्सेप्ट ही ऐसा जबरदस्त है। अच्छा, पहला, इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स प्रोएक्टिव पुलिसिंग, इट प्रमोट्स प्रोएक्टिव पुलिसिंग। यह अति सक्रिय पुलिस को प्रोन्नत करता है, सक्रिय पुलिस को प्रोन्नत करता है। इट प्रमोट्स प्रोएक्टिव पुलिसिंग, अति सक्रिय पुलिस को प्रोन्नत करता है। अगला, स्मार्ट पुलिसिंग एनकरेजेज, स्मार्ट पुलिसिंग एनकरेजेज, encourages a strategic view, a strategic view for police operation, for police operation। स्मार्ट पुलिस की संकल्पना, स्मार्ट पुलिस की संकल्पना पुलिस अभियानों के लिए, पुलिस अभियानों के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण, रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रोन्नत करती है, को प्रोन्नत करती है। ठीक है, अगला, इट एनकरेजेज, इट एनकरेजेज फोकस ऑन आउटकम एंड रिजल्ट, इट एनकरेजेज फोकस ऑन आउटकम एंड रिजल्ट। यह परिणाम प्राप्त करने पर अत्यधिक बल देती है। ठीक है, अगला, इट प्रोटेक्ट्स सिविल राइट, इट प्रोटेक्ट्स सिविल राइट।
यह नागरिक अधिकारों का संरक्षण करती है। यह नागरिक अधिकारों का संरक्षण करती है। अगला, इट मेक पुलिस फोर्स मोर सिटीजन फ्रेंडली। इट मेक्स पुलिस फोर्स मोर सिटीजन फ्रेंडली। यह पुलिस को नागरिकों का मित्र बना देती है। यह पुलिस को नागरिकों का मित्र बना देती है। मित्र बना देती है। ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये जबरदस्त है। लेकिन चक्कर क्या है ना, प्रधानमंत्री ने डीजीपी, सभी से डीजीपी से कहा था कि इसको फॉलो करना चाहिए, तो डायरेक्शन दिए थे, तो वो सब डीजीपी तब तो कह गए हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जैसे प्रधानमंत्री गए, पर ना सर, ना सर, मामला भूल गए। तो इसलिए ज्यादातर राज्यों ने इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ ने किया भी, ऐसी बात। अब डालो अगली लास्ट हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। डायरेक्टर कह रहा हूं यार, डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस सुधारों के लिए, पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश। अब देखो सुनो, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए थे। किस केस में दिए थे? केस का नाम देख लो। केस का नाम है, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी। केस का नाम है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस 2006 में आया था सुप्रीम कोर्ट में, 2006 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्शन दिए थे। कितने दिए थे? 7। और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पुलिस को इसे फॉलो करना चाहिए, या सरकारों को इसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन देखो सुनो, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए थे वो क्या दिए थे? डायरेक्शन, ऑर्डर नहीं दिए। अगर ऑर्डर नहीं दिए थे, डायरेक्शन दिए थे। ऑर्डर दे देता ना तो अब तक सही हो जाती पुलिस। डायरेक्शन दिया था, डायरेक्शन का साथ कंडीशन ये है, तुम चाहो तो मानो, चाहो तो मत मानो। अब आप कहोगे कैसे? तुम किसी रास्ते पर जा रहे हो, वहां पर लिखा है कानपुर 240 किलोमीटर और एरो दे रखा है सामने, वो मानना कंपलसरी है? वो डायरेक्शन फॉलो करना कंपलसरी है क्या? मर्जी है तुम्हारी, जाना है जाओ, नहीं गड्ढे में घुस जाओ अंदर। नहीं आया समझ में? कौन कह रहा है जाओ जाओ? कंपलसरी होता है क्या? नहीं, डायरेक्शन कभी कंपलसरी नहीं होते। और जो रोड पर लिखा होता है वो डायरेक्शन होते कि ऑर्डर? डायरेक्शन। इसे डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे वो कंपलसरी नहीं थे, लेकिन है इतने अच्छे कि अगर सरकारें इसको फॉलो कर लें तो ज्यादातर समस्या खत्म हो जाए। इसे डायग्राम में लिखना ऐसे करके, 7 में यार, 7 है, ठीक है? ऐसे लिखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट बोलूंगा, 7 पॉइंट। पहला, पहला, कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाए। राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाए। आयोग बनाया जाए। ये देखो काय के लिए होगा? ये पूरे स्टेट में इस बात के लिए होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने अपराध हुए हैं, कहां क्या हुआ है, कहां नहीं हुआ है। इससे यह पता चल जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम ज्यादा है, इस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम कम है, तो जिसमें ज्यादा है वहां क्राइम को कंट्रोल करने के लिए फोकस करेंगे, लेकिन बना नहीं। अगला, कॉन्स्टिट्यूट, इसी में कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल। एट सेंट्रल लेवल, केंद्र स्तर पर राज्य सुरक्षा आयोग बनाया जाए और केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाया जाए। सुरक्षा आयोग बनाया जाए। ये सेम कंडीशन ये सेंट्रल लेवल पे करेगा। अगला, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी
एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर। अगला अगला अगला, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाया जाए। पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाया जाए। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? मतलब अगर पुलिस अगर गलतियां करती है या पुलिस जनता के साथ टॉर्चर करती है तो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर पुलिस की शिकायत करने का कोई तरीका होना चाहिए। अगला अगला, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर वर्क, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जांच संबंधी कार्य अलग अलग कर दिए जाएं। कानून व्यवस्था और जांच कार्य अलग अलग कर दिए जाए। बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, पुलिस के क्राइम कंट्रोल वाला काम अलग कर दो, इन्वेस्टिगेशन अलग कर दो। अगला अगला, सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड फॉर पुलिस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर, फॉर पुलिस अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर, पुलिस के प्राधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस के प्राधिकारियों की नियुक्ति नियुक्ति तथा तैनाती के लिए राज्य स्थापना बोर्ड बनाया जाए, राज्य स्थापना बोर्ड बनाया जाए। क्लियर है? कितने हो गए? 4 5। अगला, मतलब ये समझ लो, आज जैसे मुख्यमंत्री वगैरह पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये बना दो, ये बोर्ड ट्रांसफर किया करेगा बस। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नहीं सॉरी हाई कोर्ट जज होंगे, इसमें रिटायर्ड आईएएस आईपीएस होंगे, ये बनाएगा तो अच्छा रहेगा। 4 हुए 5 हुए? कौन कौन से हो गए बताओ? हाँ, केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग और राज्य स्तर पर एक, 2 हो गए। तीसरा पुलिस शिकायत दिखा दी, और कानून व्यवस्था को अलग करके। अगला लिखो फिर। अगला, फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर फॉर डीजीपी, फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर फॉर डीजीपी, डीजीपी का कार्यकाल 2 साल निर्धारित कर दिया जाए, निर्धारित कर दिया जाए, मतलब 2 साल से पहले डीजीपी हटाया नहीं जाएगा। अगला अगला, फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर, 2 ईयर टेन्योर फॉर एसपी एंड एसएचओ, एसपी एंड एसएचओ, एसपी और थाना प्रभारियों के लिए 2 साल का कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाए। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, कितने हो गए? एक और रह गया है, एक बार मिलाना। एक तो होगा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, एक होगा फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर फॉर डीजीपी, एक होगा फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर फॉर एसपी और एसएचओ, फिर होगा सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर वर्क, फिर एक होगा नेशनल सिक्योरिटी कमीशन सेंट्रल लेवल। 7 हो गए? हो गए तो फिर क्यों 6 6 चिल्ला रहे यार? अरे तो तुमने गलती से मिला दिया। हाँ, स्टेट और नेशनल अलग अलग है वो। क्लियर हो गया? ये खत्म, ये टॉपिक खत्म। हम्म, नहीं दोनों है, इसको होना था क्या?